हेलो एवरीवन, तो दिस इज नितेश चौबे। आई एम द फाउंडर ऑफ एलिक। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज विद द नेम एक्सपर्ट ओपिनियन। इस सीरीज में हम लोग लॉ की डिफरेंट फील्ड में जो अपना करियर सक्सेसफुली बना चुके हैं ऐसे लोगों से एक मुलाकात करेंगे, उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिससे लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ ग्रेजुएशन या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। और क्योंकि ये जो लोग हैं जिनसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अपना करियर बना चुके हैं, सो दे आर इन अ पोजिशन टू गाइड यू। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो जर्नी है, वो हम इस सीरीज के थ्रू शेयर करेंगे विद आवर व्यूअर्स। सो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर अमित सिंह, जो कि अभी सिविल जज हैं दरभंगा, बिहार में। तो इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं अमित के। अमित बिलोंग करते हैं मिर्जापुर से। उनकी स्कूलिंग मिर्जापुर से हुई है। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी। और फिर उन्होंने एलएलबी ऑनर्स किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू से, कंप्लीटेड इन द ईयर 2014। सो अमित इज माय जूनियर। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम बीएचयू। सो दैट इज अनदर रिलेशन दैट वी शेयर। और उसके बाद अमित ने एलएलएम भी किया, साथ में जुडिशरी की प्रिपरेशन करी। और 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया बिहार एज अ सिविल जज। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जुडिशरी से रिलेटेड। तो क्योंकि आज हमारे साथ एक सिटिंग जज हैं, सो विल बी इंटरेक्टिंग विद हिम। और जुडिशरी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो नॉर्मल क्वेरीज होती हैं या जो उन्हें डाउट्स होते हैं इस जर्नी को लेके, वो शेयर करेंगे। और एक चीज मैं अभी स्टार्टिंग में ये शेयर करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक क्वेरीज। देखिए, वो सबकी होती हैं और वो सबको जाननी होती हैं, और उसके लिए काफी कुछ कंटेंट आपको मिलता भी है। बट एक दूसरा एंगल भी, एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक हर्डल्स, और भी बहुत सारे हर्डल होते हैं जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हर्डल्स होते हैं, फैमिली, पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीजें। तो कोशिश करेंगे इस डिस्कशन को थोड़ा इलेबोरेटेड रखने की, और कोशिश करेंगे हर एस्पेक्ट पे हम नजर डालें। और अमित की जर्नी के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हर्डल्स एक एस्पिरेंट के सामने आते हैं और उनसे कैसे ओवरकम किया जाए। अमित ने वो सारी चीजें कैसे करी हैं, उसके थ्रू हम ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सो अमित, जैसा मैंने बताया अबाउट योर इंट्रोडक्शन कि पहले तुमने ग्रेजुएशन किया, देन यू डिड लॉ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से कि कैसे लॉ चूज किया एज अ करियर ऑप्शन। मतलब ग्रेजुएशन हुआ 12th के बाद, उसके बाद लॉ चूज किया, क्या कारण था? व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट? कैसे कैसे लॉ चूज किया? लॉ फील्ड में आना मेरा थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे खुद के लिए, बिकॉज आई वाज साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट ओके, ओके, और मैथ मेरी अच्छी थी। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमसीए ओके। एंड या आई आल्सो क्वालिफाइड फॉर दैट अच्छा। एनआईटीज। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हुई कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आया फिर मुझे एडमिशन लेने में। और आपके अंदर का एक जील होता है जिसको आप परसू करते हो। हाँ, मुझे हाँ, लगा मैं हाँ। इस चीज को बिना मन के कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ। मुझे मैथ्स अच्छी मेरी है, थोड़ी मतलब शुरू से रही है, स्कूल डेज से। तो इस वजह से मैं इस चीज को परसू कर रहा हूँ, ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो बहुत ज्यादा अपने आप में चीजों को सोचने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और उसमें भी जब मैंने अपने आप को फिल्टर आउट किया तो मुझे लगा कि आई एम फिट फॉर लीगल बैकग्राउंड एंड लॉ जुडिशियल सर्विसेज के लिए मुझे परसू करना है। मतलब द मोमेंट आई डिसाइडेड टू डू लॉ, उसके बाद मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे जो है जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है, इसीलिए मुझे लॉ करना है। एक अपना इंट्रोस्पेक्शन था मेरा हाँ, हाँ, कि हाँ। एक हर इंसान का नेचर होता है। मुझे लग रहा कि आई एम नॉट फिट इन कॉर्पोरेट्स जस्ट बिकॉज देयर आर सम लैचेस। आई विल नॉट गो डिटेल इनटू दैट, बट व्हाई आई डिसाइडेड टू गो इनटू judicial services. The most important aspect was I was preparing in Allahabad ओके। for MCA, and those days I was very much influenced about the working of High Court and एक अलग सी चीज थी जो मुझे अपने तरफ क्या मतलब लॉ के लिए मुझे जो ले गया, सबसे बड़ा वो इलाहाबाद का एटमॉस्फेयर था, वो हाई कोर्ट का कल्चर था। हम्म, हम्म, हम्म। उस चीज की वजह से मेरी फैमिली में भी लोग लीगल बैकग्राउंड के रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी लिटिगेंट्स लिटिगेशन में रहे हैं, एडवोकेट्स रहे हैं। माय फादर इज आल्सो एन एडवोकेट, ओके। माय ग्रैंडफादर, माय
मतलब आई थिंक आई वाज ऑफ द थर्ड जनरेशन ओके। जिसने लॉ किया मेरी फैमिली में। बट मैंने कभी जो है लिटिगेशन में जाने का नहीं सोचा, मैंने हमेशा ही सोचा जुडिशरी में मुझे जाना है, और दैट टू सिविल सर्विसेज में ना जाके जुडिशियल सर्विसेज में। मुझे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों का मतलब अपने अंदर की जो चीज थी वो मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद समझ में आई। तो जैसे ये चीज हमें पहले से क्लियर थी कि जुडिशरी में ही जाना है, लॉ करने गए अपन और ये डिसाइडेड था कि भाई जुडिशरी में ही जाना है। सो एक्चुअली बिल्कुल। प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से, किस ईयर में ग्रेजुएशन के? वैसे बीएचयू में तो आने आते ही मतलब काउंसलिंग वाले दिन से ही वो माहौल चालू हो जाता है कि यहाँ से आपको शायद जज ही बनना है ना? वो यूनिवर्सिटी का एक अपना एनवायरनमेंट और वो चार्म है, दैट इज वन थिंग। तुम्हारे दिमाग में कब से ये चीज आई कि जुडिशरी की तरफ करना है, या उसके लिए एक्चुअली एफर्ट्स कब स्टार्ट हुए? सर एज आई टोल्ड कि मुझे लॉ ही इसलिए करना था, जुडिशियल सर्विस में प्रिपरेशन करनी थी, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे समथिंग पब्लिक पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ऐसी जगहों को होल्ड करना का मेरा मतलब थॉट था। और दैट टू वो लॉ के थ्रू जुडिशरी से मुझे क्रैक करने का मेरा प्लान था। और जैसे मैं बीएचयू में, मैंने सिर्फ सिंगल फॉर्म भी डाला था, वो भी बीएचयू का। एंड दैट टाइम आई वाज वेरी मच नोवो। कॉलेज में मेरे सीनियर्स के थ्रू एक एटमॉस्फेयर होता है, वो मेरे बहुत ज्यादा हेल्प आउट उसने किया मुझे। और एक जो स्टार्टिंग थी, मुझे फर्स्ट डे से ये चीज पता थी कि जो लॉ का सिलेबस है, जुडिशियल सर्विसेज का जो भी सिलेबस था, मेरे पास यूपी के और कुछ स्टेट्स के प्रीलिम्स के सिलेबस थे उस टाइम पे, जो फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया था एलएलबी, फर्स्ट डे पे क्लास करने गया था। सारे सब्जेक्ट्स जो थे मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट जो है 70% मुझे सेम लग रहे थे। तो मुझे लगा कि कॉलेज की जो एजुकेशन है, जो सिलेबस है, इसी को अगर थॉरली अगर अभी से स्टार्ट कर दिया जाए तो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा मेरे आगे की कॉम्पिटिटिव जर्नी के लिए। ओके ओके। अमित, ये थॉट मतलब बीएचयू पहले से ही क्लियर था जब ये डिसाइड किया कि लॉ करना है तो बीएचयू, जैसा तुमने कहा कि एक ही फॉर्म ही फिल किया था सिर्फ? I was not very much aware about the ranking of the law universities, and I was ओके। not very much aware about the CUs, CET and CLAT colleges. मतलब I was knowing that Delhi University is good, but that time मेरे पास एक ही आइडिया था कि मुझे बीएचयू से करना है। और I think that was BHU was at third rank ऑल हाँ इंडिया हाँ हाँ, इट वाज लॉ इट कोर्स में। Then I think ओके। I had no option of choices. अच्छा, कॉलेज का कितना रोल होता है अमित? ये भी एक डाउट होता है, मतलब जो ट्वेल्थ के बाद स्पेशली जो कॉलेज में जाने वाले हैं स्टूडेंट्स और जिन्हें लॉ परस्यू कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होता है कि ये कॉलेजेस कॉरपोरेट के लिए हैं, ऐसा कुछ तुम्हें लगता है आज की डेट में ये थॉट सरवाइव करता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज, या कॉलेज की कितनी हेल्प होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली जुडिशरी की अगर अपन बात करें तो जुडिशरी क्रैक करने के लिए कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है? इस चीज को अगर मैं अपने एकेडमिक लाइफ से जोड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी, लेकिन कॉलेज का एनवायरनमेंट और जो सिलेबस था, जो पढ़ाने का तरीका था, जो कहीं ना कहीं वो प्रो जुडिशरी थी वहां पे। हाँ। आपकी आंसर राइटिंग टेक्निक्स, आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस, आपकी जो भी सिलेबस जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया था, और जैसे एक्सपोजर की हम लोग बात करते हैं, हम्म एक्सपोजर फैक्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फॉर कॉर्पोरेट दैट वाज मिनिमम। एंड हम्म। वही एक बड़ा रीजन था कि वहां लोग अपने सीनियर से भी मोटिवेट होते हैं इस चीज के लिए, और वो इनहेरेंट है वहां के यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेज के अंदर ही वो इनहेरेंट है कि मोस्ट ऑफ 90 टू अब 90% पे लोग वहां पे फोकस करते हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए ही। हम्म। जैसे जहां पे एक्सपोजर फैक्टर होगा, जहां बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉज, इन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर सिलेबस के थ्रू या फिर एक्सपोजर मिलेगा कंपनीज के थ्रू, आई थिंक वहां एक अपने आप एक एनवायरनमेंट जनरेट होगा वहां के लॉ करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, प्लेस होने का, कैंपस सिलेक्शन होने का, फिर वो प्रिपरेशन और एकेडमिक के थ्रू कंपटीशन की तरफ आई थिंक वो लोग कम जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हम्म। कुछ हद तक ये चीजें अब मैं देख रहा हूँ, या तो एनएलयूज अपनी जो गोल था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विस की तरफ ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। वॉट डेफिनेटली। एवर जो भी रीजन हो,
जो भी रीजन हो, आई थिंक वो इन्वायरमेंट जहां आज के डेट में जहां है, वहां भी लोग जुडिशियल सर्विस की तरफ ही मोटिवेट हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 साल में ये एक ट्रेंड आया है मेरे ख्याल। एक कारण इसका ये भी है कि अब बहुत वैकेंसीज भी आ रही हैं। जैसे यूपी का जो लास्ट वैकेंसी लगभग 600 वैकेंसी थी, बिहार, एमपी, राजस्थान, कोई भी स्टेट देखो, इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। इसीलिए भी एक इंक्लिनेशन बहुत नेचुरल, और अब नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। इसीलिए जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो बढ़ा है वो भी पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और एक अच्छी चीज भी है कि बहुत जब ज्यादा क्राउड आता है तो एक अच्छा क्रीम क्राउड आता है, कंपटीशन अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और उस वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हमें एग्जाम पैटर्न में भी देखने को मिल रहे हैं जुडिशरी के पिछले दो तीन एग्जैक्टली, साल से। एग्जैक्टली। आई थिंक आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएलयूज, लॉ के लॉ एज अ करियर ऑप्शन, not only about litigation हम्म। or about the corporate advocate, law as a career option बहुत ज्यादा बूम हुआ है ड्यू टू इमरजेंस ऑफ एनएलयूज। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में एक बहुत ही सिंपल सा तरीका था, एडवोकेट आप कोर्ट जाके बनते हो। हम्म। एडवोकेट लिटिगेशन के लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडवोकेट नहीं बना सकती है। हाँ। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर एकेडमिक बैकग्राउंड किसी का हो और उसके लिए वो कॉर्पोरेट के लिए जाए, तो कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता था इन दोनों चीजों के लिए। हाँ, अमित, फ्रेंड्स का वो कितना एक, रोल होता है जुडिशरी की आई थिंक प्रिपरेशन में? आई थिंक आई थिंक सर्कल। बहुत बड़ा रोल होता है। और फ्रेंड्स, दैट टू आपका जो एकेडमिक कोर ग्रुप हो अगर, तो वो बहुत बड़ा रोल होता है उनका, जहां आप उनसे चीजों को शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को, हम्म। अपना आंसर्स को फाइंड आउट कर सके उनकी हेल्प से आप। तो एज एन एकेडमिक अगर कोर ऐसे फ्रेंड सर्किल है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच हेल्पफुल। ओके। और फैमिली का जैसे कुछ फैमिली का डेफिनेटली, आप कुछ भी लाइफ में करते हैं तो फैमिली का रोल डेफिनेटली होता है। और कहीं ना कहीं एक कई बार प्रेशर भी क्रिएट होता है उस वजह से। जैसे कुछ एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें टाइम दे दिया गया है कि इतना टाइम है आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, इसमें आप कर लो। तुम्हारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि फैमिली की तरफ से कोई टाइम लिमिट है, मेरे लिए क्रैक करना है इतने टाइम में मुझे, या फिर कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा, या कितना रोल था स्पेसिफिकली इन फैमिली योर का, सक्सेस? आई थिंक आई थिंक जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आपकी बैकबोन आपकी फैमिली होती है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप डिपेंड होते हैं जब आप किसी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज, मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। अगर फैमिली आप पे ट्रस्ट कर रही है और आप सिर्फ, मेरा जैसे अब अपना एग्जांपल दूं, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई विल नॉट स्विच, आई विल नॉट गो फॉर बैंकिंग जॉब्स। लाइक बैंक में भी बहुत से अच्छी जॉब्स आती हैं हम्म। एज ए स्पेशल लॉ कोर्स के लिए। इसके अलावा भी पीएसयूज के लिए क्लैट के थ्रू लोग प्रिपरेशन करते हैं हाँ। पीएसयूज में जाने के लिए। तो मेरे पास भी ऐसे ऑप्शन थे। मुझे ऐसा कहा जाता था कि तुम कर सकते हो, जस्ट ईयर बाय ईयर चीजें, समय बीत रहा था। तो कहीं ना कहीं फैमिली, अगर आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, बट फैमिली को एक डर होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हम्म। ना हो कि देयर आर आल्सो मेनी एग्जांपल्स इन सोसाइटी फेलियर्स के। तो कहीं ना कहीं फैमिली के मन में एक डर होता है कि अच्छा, कंपटीशन की तैयारी करना है, अगर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि नहीं, आप जो है पीएचडी की तरफ मूव करो, या आप मतलब ऐसी किसी और सर्विसेज की तरफ देखो, सिर्फ जुडिशरी पे फोकस मत हाँ। करो। हाँ। उनका मतलब पर्पज रोकना नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं एक सेफ साइड सोच रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी था, मेरा सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट था कि जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एंड फेलियर्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। ये हाँ, होती रहती रिजल्ट हैं बहुत वैसे भी कम लोग। फैमिली के लिए जहां तक रिजल्ट बहुत मैटर नहीं करता है, अगर आपके एफर्ट्स हो रहे हैं तो दे मे ऑल्सो कंसीडर। मतलब कई बार ये बिल्कुल चीज मैंने बिल्कुल देखी है एस्पिरेंट्स के साथ कि बिल्कुल। इनिशियली बहुत फेवर, बहुत प्रो नहीं भी होती है फैमिली, तो भी ये होता है कि अगर आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं उन्हें, सो फिर वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ऐसा भी है बिल्कुल तो बिल्कुल। और ये अल्टीमेटली। फैमिली में ट्रस्ट ट्रस्ट आ जाता है, जैसे ही आप एक हाँ। एग्जाम, दो एग्जाम क्वालिफाई करना स्टार्ट करते हो, तो उनको भी ये ट्रस्ट आ जाता है, नहीं ठीक है। उनका सबसे बड़ा हम्म। फियर यही होता है कि नहीं हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना हो। तो सबसे बड़ा प्रेशर उनको यही कॉन्फिडेंस दिलाना होता है, हम्म। और वो कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने अंदर पैदा करना होता है। हाँ, डेफिनेटली।
तो हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो एक ये भी होता है कि प्री के लिए जब जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो क्या सिर्फ प्री के लिए करें या मेंस को ध्यान में रखते हुए करें तो प्री कवर हो जाएगा? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? बिल्कुल बिगनिंग में अगर मैं मुझे अपना करियर को मैं देखूं तो उस समय बहुत सी चीजें होती हैं जो ब्लैंक होती हैं। हाँ। कंपटीशन के बारे में, एग्जाम के बारे में नहीं होता होता आप लोग, हम सभी लोग कहीं ना कहीं एग्जाम जो है कॉलेज के पास आउट कर रहे होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लाइफ से बहुत अलग होते हैं। तो मुझे जो मेरा मानना था कि सबसे पहले तो हमें बिल्कुल जो है हवा में हाथ पैर नहीं मारने हैं। हमें हम्म। कहीं ना कहीं एक स्टैंड अपने आप के लिए बनाना है। उस स्टैंड पे बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करिए। आप, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम एग्जैक्ट आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन फर्स्ट डे से करना शुरू कर दीजिए, वो पॉसिबल भी नहीं हम्म। है। कॉन्सेप्ट स्टडीज और बुक की स्टडीज से कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। वंस आप अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने लगते हैं, बेयर एक्ट्स को आपको समझ में आने लगती है, आप उसको इन डिटेल इलस्ट्रेशन के साथ और सेक्शन वाइज चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मेंस की और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक साथ ही चल रही होती है। साथ में ही चल रही सिर्फ होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा तरीका हो सकता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाए हम्म। और उसके बाद फिर जो है मेंस की तरफ फोकस किया जाए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए भी आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए हाँ, सब्जेक्ट की, बिल्कुल एंड बिल्कुल। वही आपको फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प करेगी प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेरी भी अमित इसी से रिलेटेड है। एक थॉट प्रोसेस पहले चला करता था, अब तो काफी चेंज हो गया है, जैसे प्री के भी पैटर्न चेंज हो गए एग्जाम में। अब हर एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसा तुमने कहा कि स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पे पढ़ो तो फिर दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन हो जाती है। एक थॉट प्रोसेस पहले था कि सिर्फ डायरेक्ट ही सफिशिएंट है, और एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि नहीं यार, टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है आपको या रेफरल बुक्स भी आपको रेफर करनी है, उनसे भी पढ़ना है। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, और एक्चुअली तुमने क्या किया था? मतलब डायरेक्ट भी और बुक्स को भी पढ़ा था थॉरोली थोड़ा? कितना रोल है टेक्स्ट बुक्स का, कितना डायरेक्ट? इस मेरा पे थोड़ी क्लैरिटी। हमेशा से ये मानना रहा है कि एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द लॉ वी विल फाइंड इन बेयर एक्ट्स। हाँ, डेफिनेटली। What is law that is written in the Bare Act, and how to understand that Bare Act. For that angle, book is very important हाँ। because because एक इलस्ट्रेशन बहुत ही आसान तरीके से बुक्स में समझाया जा सकता है, जिसके लिए वो बेयर एक्ट में कोई स्पेस नहीं है, कोई हाँ। स्कोप नहीं है। हाँ। That is exact the plain language of law. They are not bothered how many of us understand what is written in it. For that purpose, the book is very important, and I always suggest to all the students who are preparing for judicial services, आप लोग बुक्स तो और ऑथेंटिक बुक्स को जरूर पढ़िए, एंड आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इंटरनेट पे क्वेश्चन आंसर सर्च करिए। दैट इज दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथेंटिक। दैट्स वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। या कहीं एक कुछ दिन पहले अभी कोट भी पढ़ा था मैंने, दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट इज नॉट करेक्ट। किसी Yeah, लाइब्रेरी के उसमें because देखा था मैंने। today I found today I find that the articles I used to study that were written by LLB second year students, LLB third year students, and they were also students. Their concept himself was not very much clear. हम्म। Things may be correct for some purpose, but as a whole, there are many latches. इसलिए हमें किताब पे ही जाना चाहिए। एटलीस्ट वन बुक मस्ट बी इन आवर हैंड, जो हम्म। ऑथेंटिक बुक हो। हर सब्जेक्ट डेफिनेटली। की ऑथेंटिक बुक आई थिंक सर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट, दैट इज वेरी शुड बी इंपॉर्टेंट। देयर। एक और एडवांटेज किताबों का जो हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो केस लॉज हैं, लैंडमार्क या लीडिंग भी बुक्स में होते हैं, तो एक कंपाइलेशन एक जगह पे आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप ऐसे ढूंढने जाएंगे हर प्रोविजन के तो वो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली, तो दैट्स बुक व्हाई आई में सेड वो कि भी एडवांटेज मिल जाता है कि एक law ही। makers are not bothered about हाँ। their language. We have to understand with the help of books. डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी ही कॉमन सी क्वेरी स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है। एक तो ग्रुप स्टडी का कितना रोल है, कितना आप कलेक्टिव स्टडी
करना प्रेफरेबल है, और क्या ब्लेंड है इंडिविजुअल स्टडी और कलेक्टिव स्टडी की, मतलब कितना टाइम आप अकेले बिताएं और उस पे अपने ऊपर काम करें, कितना एक अच्छा ग्रुप अगर आपके पास है तो कलेक्टिव या ग्रुप स्टडी का कितना रोल होता है, किस चीज में वो हेल्प करता है। और क्योंकि मैं जानता हूँ जिस बैकग्राउंड से हम लोग स्पेशली आते हैं, वहाँ ग्रुप्स होते हैं, पूरा पूरा बैच ही उस प्रिपरेशन में लगा होता है, तो वो एक जो कलेक्शन ऑफ पीपल होता है एक तरफ का, उसका कितनी हेल्प होती है और किन किन चीजों में स्पेसिफिकली ये हेल्प कर सकता है, एक सर्कल अगर है आपके पास तो। किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे होते हैं, हमने उस पे जो है मेहनत की होती है, उसको पढ़ा होता है, और सेम टाइम वो दूसरे पर्सन ने दूसरे सब्जेक्ट पे अपना बहुत ज्यादा टाइम दिया होता है, वो सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो हमसे बेटर होता है। तो ऐसे में ग्रुप स्टडी बहुत हद तक आपको कम टाइम में नई चीजों को सीखने में बहुत अच्छे से मदद करती है। आई थिंक जिस चीज को पढ़ने में हमें 2 दिन 4 दिन लगते हैं, आई थिंक हम उतना डिटेल में ना भी जाते तो ऑलरेडी समवन हैज रिसर्च on behalf of us and his मतलब just in 2 or 3 minute discussion he is telling all about that। हाँ ये डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमारी अपनी खुद की स्टडी ही हमारे काम आती है, व्हाट वी रीड। और दूसरी चीज है जो हम सीखते हैं, वो सीखने का जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टडी और डिस्कशन में आता है वो चीजें। और हमारी जो गलतियां भी होती हैं, जिसको शायद हमने गलत भी कुछ समझ लिया, तो वो हम्म। चीजें भी वहां करेक्ट होती हाँ एग्जैक्टली exactly। मैंने अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन का एक इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में बिठा रखा है, मुझे लगता है वो सही है, जब तक कोई दूसरा ये नहीं बताएगा कि नहीं यार ये शायद ठीक नहीं है। है, ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब कोई और ही पॉइंट आउट कर सकता है, तो यहाँ भी एक ग्रुप हेल्प एग्जैक्टली, करता है आपको। एग्जैक्टली होना चाहिए, ग्रुप स्टडी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिविजुअल स्टडी के इम्पोर्टेंस पे कहीं ज्यादा है वो ग्रुप स्टडी, लेकिन ग्रुप स्टडी मिनिमम के लिए भी होना चाहिए एटलीस्ट। हर कॉन्सेप्ट को एक बार ग्रुप में अगर डिस्कस कर लिया जाए तो वो चीजें बहुत मतलब मल्टीप्लाई होकर फिर हमारी नॉलेज आती है फिर। हम्म। ग्रुप स्टडी से ही एक सब्स्टिट्यूट की तरह, या एक ये क्वेरी भी स्टूडेंट की होती है कि जुडिशरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली ये क्वेश्चन अराइज होता है, स्पेसिफिकली अगर जुडिशरी की बात करें, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल हो सकता है जुडिशरी प्रिपरेशन में, और क्या एक ये सीधा सीधा सवाल होता है कि क्या जुडिशरी के लिए कोचिंग करना जरूरी है, या बिना उसके भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट आई ज्वाइन करे थिंक भी। आई थिंक आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस, बिकॉज मैं कभी, मेरा शुरू से मानना था कि कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ती है। हम्म जो लोग कोचिंग कर रहे हैं दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए भी हुई कि आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ मैं तुरंत जो है हाई कोर्ट में एज ए लॉ रिसर्चर ओके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइन कर लिया। तो मुझे कोचिंग करने के लिए वो जो शुरू के 1 साल थे वो टाइम मिला भी नहीं टाइम मुझे। नहीं मिला। बट इन बिटवीन मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो रहे थे जब मैं हाई कोर्ट में था तभी। तो लेकिन उसके बाद जब आपकी फाइनल रिजल्ट जब रुकता है, तो हम्म आपको समझ में ये चीज कहीं ना कहीं जरूर आती है कि एक कहीं ना आपने मेहनत की है, बट एक जो पॉलिश होता है, वो आपसे जो ज्यादा मेच्योर्ड, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान जो आपको कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है चीजों का। वो आपको शायद 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने से बेटर है कि एक बार में वो चीजों को आपको समझा दे, वो चीज क्लियर हो जाएंगी। आपका हम्म। टाइम बचता है, प्लस आपके मार्क्स ऐड होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत के साथ दूसरा भी आपके लिए मेहनत कर रहा है। और सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सी चीजें हम लोग लिख के आते हैं एग्जाम में। और ये दोनों चीजें एक अच्छा टीचर बता सकता है कि कौन सी चीजें पढ़नी है। शायद बहुत हम्म। पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। क्या लिखना है, ये भी एक आपको टीचर बहुत अच्छे से समझा सकता है कि अपना असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग को जो भी करते हैं लगता है कि बहुत सही कर रहे हैं, वो एक असेसमेंट करने के लिए एक अच्छा गाइड होना बहुत जरूरी है। हम्म। ये चीजें बाय द टाइम समझ में आती हैं जब कहीं ना कहीं लगता है कि एफर्ट्स तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट में वो वो चीज रिजल्ट, कन्वर्ट वो नहीं हो आउटकम रही है। शायद नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और जो हमने भी बिल्कुल, डिस्कस किया कि क्योंकि एक ग्रुप स्टडी से जो एडवांटेज हो जाता है कि कोई और बेहतर बता पाता है। अब मुझे लगता है क्योंकि सबका उतना बैकग्राउंड, या स्पेशली अभी पिछले 2-3 साल में जो एनवायरनमेंट रहा है, या कॉलेजेस का उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है शायद, उतना सीनियर जूनियर्स का उतना इंटरेक्शन नहीं है कि कोई वहां आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा है, या फैमिली में नहीं है, वहां थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इन चीजों का।
बिल्कुल, मैं इस चीज पे हमेशा, मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोचिंग जरूर कर लो। रीजन ये है, आप अपनी मेहनत तो आप करो, बिल्कुल करो। आप बहुत ज्यादा, आपका जो है आउटकम रिजल्ट का बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आएगा जब आप सही गाइडेंस में होंगे। हम्म। हाँ, मतलब हर मैं भी एक इस स्टेज चीज पे हमेशा कहाँ एस्पिरेंट्स गलतियां हो जब भी। सकती हैं, हाँ हाँ। कहाँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट, बहुत सी चीजें हैं जो आपको काम आती हैं। और आप एक आ, आराम से एक टीचर आपको बहुत अच्छे से पॉलिश करके प्रॉपर डेफिनेटली। परफेक्ट एक कैंडिडेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए बना सकता है, जो चीज आपको शायद 3-4 साल लग जाए सेल्फ करने में। हम्म। हाँ, अमित, मेरा भी कुछ ऐसा ही ओपिनियन इस पर रहता है। दो, आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माई ओन, बट स्टिल मतलब ये चीज से मैं भी बहुत कन्विंस नहीं होता हूँ कि बिना उसके क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि जो दौर हम लोगों ने स्पेशली देखा है, हमारा बैच या हमारे सीनियर्स या हमारे जूनियर्स, और बीएचयू में तो स्पेशली बहुत कोचिंग बच्चे ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपको अपनी गलतियां पता करने में समय ज्यादा लग जाता है। तो बिल्कुल एक जो बिल्कुल। मैं भी हमेशा ये एक जो एडवाइस स्टूडेंट्स को करता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग, क्योंकि चार दोस्त जा रहे हैं इसलिए मुझे जाना है, इसीलिए मत जाओ। अगर आपको वाकई ये बिल्कुल लगता है कि मुझे एक तो डिसिप्लिन होना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन हर कोई इंसान उतना नहीं हो सकता कि रोज मैं टाइम डिवोट करूंगा, वहां एक इंस्टीट्यूट या कोई मेंटर, इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट, कोई अगर मेंटर है आपके पास पर्सनल, वो भी इट इज फाइन। तो वो आप कोई अगर आपको डिसिप्लिन रख सकता है, एक वो। दूसरी चीज, हाँ, कि आपकी जो गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने उस जर्नी को काफी ज्यादा अच्छे से देखा है, तो शायद वो बहुत जल्दी आपको गलतियां बता देगा। उसे पहले से पता होता है कि यहाँ आप गलती करेंगे, तो वहां वो हेल्प करता है। बिल्कुल। ओके ओके। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था कि कम टाइम में बहुत अच्छा आउटकम आता है जब आप सही गाइडेंस में होते हैं। ओके। मैं तो इंडिविजुअल एफर्ट को कभी नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी स्टिल बहुत जरूरी है हम्म। सही गाइडेंस का होना। तो अमित, तुमने बिहार का एग्जाम क्रैक किया है, और क्योंकि थोड़ा बहुत हर स्टेट जुडिशरी में थोड़ा सा डिफरेंस है पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी में, सो बिहार के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली बिहार टारगेट कर रहे हैं उनके लिए? और इसी में एक चीज और मैं चाहता हूं कि शेयर करो एस्पिरेंस से, कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब क्या कोई स्पेसिफिक स्टेट टारगेट करके ही करें, या स्टार्टिंग विथ अ जनरल प्रिपरेशन और फिर एक ग्रेजुअल सब्सिक्वेंट लेवल पे जाके अपन स्टेट सेलेक्ट करें? व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? मेरा खुद का मानना है कि कुछ तो जनरल हैं चीजें जो कि हर स्टेट में कॉमन होती हैं। कुछ पेपर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। हाँ, जो कॉमन लॉज हैं, प्रोसीजरल कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, वो सभी जगह आने हैं। सब्सटेंटिव लॉज, ये कॉमन है। और मेरा मानना है कि ये तो हर स्टूडेंट को जब प्रिपरेशन कर रहा है उसको पढ़ता ही पढ़ता है, और अच्छे से पढ़ना भी चाहिए किसी भी स्टेट को देने के लिए, उसका टारगेट क्यों ना हो। और उसमें भी मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करना चाहिए। जब हम्म। आप अलग अलग स्टेट्स के लिए अपियर होते हो तो आपको देखना चाहिए कि सिलेबस कितना वेरी हो रहा है। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट तब होती है जब आपके एग्जाम बैक टू बैक लगे हों। हम्म। जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो अपने टारगेट स्टेट से अलग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपकी जनरल प्रिपरेशन कंप्लीट है। बिकॉज हाँ। 70 to 80% वो सिलेबस है कॉमन। 20%, कभी 30%, 25% चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, माइनर एक्ट्स, हम्म। लोकल एक्ट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो जनरल को ही आपको लेके चलना चाहिए, जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लॉज हैं और इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स हैं वो तो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर आप अगर किसी स्पेशल एक्ट स्टेट को टारगेट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आप मोल्ड कर सकते हो जैसा आपके पास टाइम हो। अगर आपके एग्जाम बैक टू बैक लगे तो कभी भी बहुत इनोवेटिव नहीं होना चाहिए, बहुत ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां से कि आपको बिल्कुल पूरी मेहनत ही आपकी बदलनी पड़ जाए, आपको अपनी फिर स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मतलब स्टार्टिंग विद जनरल थिंग्स, कि एक प्रॉपर जनरल उसमें स्टार्ट करो, और थोड़ा सा सब्सिक्वेंट स्टेज में फिर थोड़ा सेलेक्टिव हो जाओ कि आप किस तरफ जाना है, उसकी जो एडिशनल चीजें हैं उसको अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो ये एक बेहतर अप्रोच है। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। ओके। और हमें स्पेशली अगर अपन बिहार की बात करें, तो यहाँ जीके का, साइंस का काफी रोल होता है एग्जाम क्रैक करने में। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट? कैसे जीके, साइंस वाला पोर्शन, जीके वाला पोर्शन, कितना टाइम लॉ को, कितना जीके को? क्योंकि ये अब बहुत सारे स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश भी है, मेजोरिटी ऑफ स्टेट में जीके का सब्सटैंटिव पोर्शन है। तो
कैसे मैनेज करना है ये लॉ, जीके, साइंस, हिंदी इंग्लिश का ठीक ठाक वेटेज, जैसे राजस्थान में हिंदी इंग्लिश का मेरा तो काफी वेटेज है। सबसे पहले तो ये मानना है कि लॉ तो आपके हैंड्स में बिल्कुल फिंगर टिप्स पे वो सारी चीजें होनी चाहिए। हम्म। वो आपका एक कोर है, उसमें तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। हम्म। उसके बाद अगर जीके, और जैसे यूपी के लिए जीके मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी बिहार में उसके लिए। हम्म। और जीके के लिए आपको हमेशा ये देखना है अपने प्रीवियस पेपर किस लेवल की चीजें पूछी जा रही हैं। हम्म। हम्म। हर स्टेट में पूछा भी नहीं जाता, तो कई बार स्टूडेंट्स के लिए जनरल स्टडीज और जीके ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ। अगर उनका स्टेट जिसमें वो अपियर हो रहे हैं और ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपना प्रोविंस डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमें किस हम्म। लेवल तक पढ़ना है। उसके बाद फिर उन्हें उस हिसाब से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। लाइक अगर हिस्ट्री जनरल स्टडीज अगर लाइक यूपी में आता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आती हैं, तो कम से कम एनसीईआरटी 9th 10th की तो एक बार उनको देखनी ही पड़ेगी। हम्म। 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 उससे कम में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाँ। एटलीस्ट क्योंकि लेवल अच्छा आता है वहां पे। बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि एग्जैक्टली बहुत ही स्पेशलाइज्ड पीसीएस की जीएस हाँ। और यूपीएससी की जीएस के लेवल में हो जाते हैं। तो उस चीज को हमें इक्वली मैनेज करके चलना पड़ेगा फिर लॉ के साथ। हाँ, अगर और बहुत बिहार कम ऐसे यूपी जैसे स्टेट्स भी स्टेट हैं। हैं तो। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो बिहार के लिए मुझे साइंस बहुत मुश्किल ओके। नहीं हुई। हाँ। हाँ। और जीके भी मैंने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं मैं यूपी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जीके भी मेरी ऑलमोस्ट अच्छी थी। और मुझे आई थिंक 110 अबाउट मार्क्स आए, जो सबसे हाईएस्ट मेरे जीएस जीके में ही थे बिहार में। ओके। दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सिलेक्शन। ओके। तो ओके। ये है कि अगर आप लॉ की प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला, जनरल एक्ट्स हैं, उनको आपको पढ़ के प्रिपेयर रहना है, उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। हम्म। हम्म। वहां आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज ये थोड़ा सा कम टाइम मिला है इसको मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप अगर लॉ में अच्छे हैं और एटलीस्ट आप एक लेवल तक 9th या 10th का एनसीईआरटी एक बार देख ले रहे हैं, या फिर इस पे जनरल साइंस वगैरह लूसेंट की, आई थिंक यूपीएससी में भी लोग रिकमेंड करते हैं इस हम्म। चीज को, हम्म। अच्छी हम्म। बुक है वो। तो बिहार में अपियर हो रहे हैं तो एटलीस्ट उसको देख के जाइए। और हमें ये प्रीवियस ईयर हेल्प आउट पेपर्स का आप। रोल कितना है प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी बनाने में? आई थिंक सबसे बड़ा रोल जो है, मैंने बिगनिंग में बोला था कि हवा में हाथ पैर नहीं मारना है, हमें अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है सबसे पहले। हाँ। और वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। वो हमारे लिए एक टचस्टोन है कि हम अपने प्रिपरेशन अभी कहाँ पे ले गए हैं। हम्म। लाइक हम्म। अगर 2018 में कोई एग्जाम हुआ था, 2016 में कोई एग्जाम हुआ था, यूपी की कोई वैकेंसी थी, अगर उसके लेवल पे अगर हम अपने आप को आंसर उसका करें, लाइक कि हम एग्जाम में अपियर नहीं होते, बट एग्जाम में अपियर होकर मान के चले कि एक हमारा क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है, तो वो हमें पता चलता है कि हम्म। हम कट हम्म। ऑफ से कितना नजदीक है, कितना दूर है। हम्म। और सबसे पहली चीज कि जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी, तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हम्म। हम्म। हैं। मोस्ट ऑफ यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट पे क्वेश्चन बन क्या सकता है, सेक्शन 6 पे क्वेश्चन बन डेफिनेटली। क्या सकता है। और एक बिगिनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम तो लोग बिगिनर होते हैं, तो हमें तो पहले ये समझना होता है कि लॉ में क्वेश्चन सेट कैसे होते हैं, हाँ। हाँ। तो कहाँ मतलब। वो ट्रिक है, कौन सी वो कीज हैं जिनको हम्म। हमें पकड़ना है। तो उस लेवल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाए। अब बट उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन एनालिसिस एनालाइज कर कर सकते सकते हैं। हो। बिल्कुल, अपने आप मेंस के ऐसे डेमो हम्म। आप अपने आप हम्म। को दे सकते हो कि हम एग्जैक्टली हमसे वो चीजें हो पा रही हैं, या फिर क्या लेवल का क्वेश्चन है, कहीं हमारी प्रिपरेशन अभी लैग तो नहीं कर रही। ये सब चीजें कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग के पास कुछ अगर है अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन है। पेपर है। तो अगर प्रीवियस दूसरा ईयर और मेंस। क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंस को सम अप करें, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन की क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल बनेंगे, ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएगा। और अगर आपने प्रिपरेशन एग्जैक्टली। कंप्लीट कर ली है, तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू आउट योर एग्जैक्टली। प्रिपरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। ओके।
अच्छा अमित, हम लोगों ने जैसा बात करी कि कंसेप्चुअल स्टडी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की भी प्रिपरेशन है तो भी कंसेप्चुअली पढ़ना है, साथ ही साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। क्योंकि अपन जब एक टॉपिक पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, तभी हमें यह अंदाजा नहीं होता तो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, या जब ऑप्शन सामने आते हैं तो एग्जैक्टली, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो एमसीक्यूज की एग्जैक्टली। प्रैक्टिस का कितना रोल तुम्हें लगता है होना चाहिए, और कितना एक एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन में एमसीक्यू सॉल्व करना इन्वॉल्व रखना चाहिए, कितना हेल्पफुल वो हो सकता है? सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी बात की थी कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, फिर मैं एमसीक्यूज पे आऊंगा। कि हमारे एग्जाम के जो 3 स्टेजेस हैं, हम्म। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो ये कहीं ना कहीं हर स्टेज का अपना एक लेवल है, हर स्टेज का अपना एक फ्लेवर है क्वेश्चंस का। हम्म। अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी अगर एग्जांपल दूं, तो मैं अरेस्ट क्या होता है, हम्म। ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 41 से लेकर 46 से सारी प्रोसीजरल जो है, सेक्शन 57 से 24 आवर्स, ये सारी चीजें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम्म। क्या, बेयर एक्ट की वो सेक्शन, बेयर एक्ट की लैंग्वेज कि कौन से सेक्शन में है, हम्म। या फिर हम्म। क्या उसके लिए प्रोसीजर हैं किस सेक्शन में दिए गए हैं, वो चीजें हमारे लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब हम मेंस के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके प्रोविजंस इन डिटेल, क्लॉज बाय क्लॉज क्या चीजें हैं, वो हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और सेम मोमेंट वही क्वेश्चन अरेस्ट का जो हम सेक्शन 41 से लेकर सारी चीजें लिख के आते हैं, जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन रिमेन सेम। हम्म। अरेस्ट हम्म। इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में मेंस में लिख के आए हैं, और हमें प्रीलिम्स में कहीं नहीं कुछ क्वेश्चन बने, हमें सेक्शन पे हम लोग उसको टिक करके आए हैं। अगेन, अगर हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की है, तो इंटरव्यू में जाके वहां पे सिर्फ साइलेंट होना पड़ेगा, बिकॉज अरेस्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है, अरेस्ट का जो बैकग्राउंड है, जो उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, हम्म। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन और अच्छे से हमने जो है कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, तो वो चीज, द टर्म रिमेन सेम, बट उसका जो एप्लीकेशन है, जिस इंटरप्रिटेशन है, वो हम वहां सही नहीं बता पाएंगे। हम्म। तो इसमें भी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज का बहुत रोल है। बहुत और रोल है। एमसीक्यूज को मेरा मानना है कि आपका कॉन्फिडेंस और लॉ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी बेटर होती है प्रीलिम्स के लिहाज से, जब आप एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, उसका हम्म। एग्जैक्टली क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे हो सकता है और किस चीज पे हमें ध्यान देना है, ये सारी चीजें एमसीक्यूज, जैसे पहले भी बोला मैंने प्रीवियस पेपर से और कहीं से भी एमसीक्यूज मिले, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे करना है। और कुछ टाइम के बाद हम लोग एक्सपर्टीज अगर अटेंड कर लेते हैं, तो हम लोग खुद ये चीज कर सकते हैं, खुद के लिए क्वेश्चन बना हम्म। सकते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज अगर पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से ये क्वेश्चन बन बन सकता है, सकता है, एक तो ये आई बाय द डेवलप हो टाइम जाती अपने है खुद आप से। बिल्कुल बाय द टाइम ये चीज अपने आप डेवलप होती है। हाँ हाँ। अच्छा अमित, एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे एमसीक्यू की अपन बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की जो अपन बात कर रहे हैं, एक मेमोराइजेशन वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉ में, है ना? सेक्शन याद रखना है, क्लॉजेस थोड़े बहुत याद रखने हैं, केसेस याद रखने हैं। तो ये मेमोरी पे कैसे वर्क किया, या क्या सजेशंस हैं, कैसे कर सकते हैं? और इसके साथ साथ एक चीज और जो है, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज। जैसे भाई अपन ने सीआरपीसी में हमने एफआईआर पढ़ लिया, अब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पढ़नी है तो एविडेंस के प्रोविजन कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये जो कनेक्टिविटी है, इस पे कैसे कमांड होनी चाहिए, और वो जो मेमोरी पार्ट है, मगिंग अप वाला जो पार्ट है, उसके लिए क्या तुमने किया है और क्या सजेशंस हैं, कैसे इस पे एक्सपर्टीज करी जा सकती हैं? मेरा मानना है कि ये मगिंग अप नहीं होता, क्योंकि एक दिन की चीज नहीं होती है। हाँ। और सबसे पहले तो मैं बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप किसी भी लाइक एविडेंस एक्ट या किसी भी सीआरपीसी, आप किसी भी एक एक्ट को लीजिए, सबसे पहले आप उसका ओवरव्यू लीजिए कि हम्म। कितने पार्ट्स में वो एक्ट है, टोटल कितने सेक्शंस हैं, कब इन्फोर्स हुआ, हम्म। उसको इनेक्टमेंट से, ये सारे क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में बनते हैं। तो ये सारी चीज, पहले एक ओवरव्यू हमारे पास होगा, अब ओवरव्यू। हमें पता होगा कि कौन से पार्ट में कौन से प्रोसीजर को डिटेल किया गया है, कौन से प्रोसीजर के रिगार्डिंग उसमें जो है सेक्शंस दिए गए हैं। हम्म। फिर हमें और ज्यादा डीप में जाएंगे, तो कौन सा सेक्शन, फिर पार्ट वाइज उसको बांटेंगे, चैप्टर वाइज, तो किस सेक्शन में क्या बातें हैं, धीरे धीरे जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप मेमोराइज हो जाती हैं। फिर हमें हम्म। बहुत ज्यादा मतलब सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं पूछूंगा रिलेवेंसी कहाँ है, तो मेरा दिमाग फिर वहां जाएगा कि हाँ, सेक्शन 5 से लेकर 56 वो सारी चीजें दी हुई हैं।
तो और उसके बाद और ज्यादा हम जब जैसे ग्रेजुअली पढ़ते जाते हैं तो फिर रिलेवेंसी के अंदर एडमिशन कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है, टाइम ड्यूरेशन कहाँ है, वो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप हो हमें जाती है। क्लियर होती जाती है। तो जस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ओवरव्यू लेके चलना है और धीरे धीरे हमें डीप में उस एक्ट के कोर में जाना है। कोर में जाना फिर है। धीरे धीरे सेक्शन बाय सेक्शन वो सारी चीजें क्लियर होने लगती ओके, ओके। हैं। इट टेक्स टाइम बट इट कैन बी मास्टर्ड। That's really a good advice that you have given to the aspirants, क्योंकि एक चीज मुझे जो अभी देखने को मिलती है, जो अभी के रिसेंट जो एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा कंसेप्ट से हट के थोड़ा सा उस ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सजेशन है जो तुमने दिया है, कि जब आप किसी चीज को थोड़ा थॉरली पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा डिटेल में, तो फिर उसकी जो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो वैसे ही आपके जहन में बस जाती है इतनी ज्यादा, कि फिर आपको उसे एज सच रटने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 165 को पूरा सीआरपी से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, अब 313 से कनेक्ट कर लिया, 11 से कनेक्ट कर लिया, 311 से, तो फिर इतना आपने उसके बारे में पढ़ लिया कि फिर मेरे ख्याल उसमें मगिंग अप का स्कोप ही नहीं बचता है। एंड विच इज अ बिल्कुल बेटर बिल्कुल अप्रोच, बिल्कुल। कि आपको बार बार उसकी उसको फिर क्योंकि जब आप रटते हैं तो फिर वो वहां भूलने की संभावना है। लेकिन आपने किसी चीज को एग्जैक्टली बहुत आपका अच्छे से आपका जो समझ लिया क्वेश्चन है। था, इंटर रिलेशन जो आपका क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही चीज है हाँ, कि आपने चीजों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो इंटर रिलेशन अपने आप डेवलप होता है। बिल्कुल। अगर आपने कनेक्ट कर लिया है लॉज को इधर उधर, तो फिर पढ़ना थोड़ा सा और याद रखना फिर थोड़ा और आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके अमित, बहुत एक अच्छी एडवाइस थी, जो शायद अभी एस्पिरेंट्स बड़े आराम से इस बात को शायद समझते नहीं हैं उतना, बट मुझे लगता है तुम्हारे इस इंटरव्यू के बाद, इस ओपिनियन के बाद, मुझे लगता है दे मे कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। आई विश दैट एस्पिरेंट्स डू दैट। ओके, ओके। सो अमित, एक चीज और है यहाँ इसी से कनेक्टेड, कि नोट मेकिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, नोट्स कैसे, एक तो कैसे बनाना है, कितना इम्पोर्टेंस है नोट्स का, और किस तरीके से नोट्स बनाए जाने चाहिए, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन में कितना रोल है। तुम्हारी क्या अप्रोच थी नोट मेकिंग को लेके, किस तरीके से नोट्स बनाए, या क्या सजेशंस हैं इस पे? मेरा हमेशा मानना रहा है कि नोट्स कहीं ना कहीं वो आपका अपना एक कॉर्नर ऑफ मेमोरी होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी अगर प्रिपरेशन लाइफ में, अगर 2 साल 3 साल में, क्योंकि हर चीज को आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं और हाँ। ऐसा मानना भी है कि विद इन 24 आवर आप 80% चीजें भूलते हैं। हम्म। तो नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर आप एक पेज पढ़ते हैं किसी बुक से, हम्म। तो पूरा पेज आपके दिमाग में नहीं रहता, बट उसका हाँ, कोर आइडिया, उसका क्रक्स आपके दिमाग में रहता है। हाँ, हाँ। और आपने एग्जैक्टली जो लर्न किया है, वो 2 लाइन या 3 लाइन जो आपका अल्टीमेट आउटकम है पूरे 1 घंटे के पढ़ने का हम्म। या 4 पेज के पढ़ने का, वही नोट्स होने चाहिए। ओके, ओके। नेक्स्ट टाइम जब आप उस 4 लाइन को पढ़ें तो फिर वो आपको 4 पेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, हाँ, तो इसलिए हाँ। जब फर्स्ट टाइम आप 4 पेज पढ़ रहे हैं तो साथ में पेन और कॉपी जरूर रखिए, कि आपने जो कुछ भी समझा है उसको आप जरूर नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम वो 4 लाइन आपके 4 पेज का काम करेंगे, टाइम भी बचाएंगे आपको। डेफिनेटली, एक ये बहुत अच्छा सजेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज नोट्स का यही है कि मैं 6 पेज पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन, एक क्रक्स, तो क्योंकि वो एक पैराग्राफ का या एक पेज का ही होता है, अगर उसको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हम लिख के अपने पास रख लें, तो नेक्स्ट टाइम शायद दोबारा मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, ओके। तो इम्पोर्टेंस तो है, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन। स्टार्टिंग से अगर ये काम हम करके रख लें, तो काफी कुछ बर्डन हम अपना रिड्यूस कर देते हैं आगे के लिए, कि दोबारा हमें उतना मैटर, बिगनिंग में उतना हम लोग उतना बिगनिंग में हम मटेरियल लोग को उठाने ये की चीज जरूरत नहीं है। रियलाइज नहीं होती है बिगनिंग रियलाइज में। नहीं होती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन बाद में ये चीज बहुत काम आती है, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको एक ही चीज बार बार पढ़नी पड़े, बार बार पढ़नी पड़े, बार बार उसको भूलें, उससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से टाइम डिवोट कर दिए हैं और उसका एक शॉर्ट नोट अपने आप रख लीजिए। आपका जो भी क्रक्स था, जो भी आपने समझा है, वो आपके लिए एज ए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत आपके लिए एक सिर्फ उसको देखना होता है फिर। ये बात बिल्कुल सही मेंशन करी अमित, कि जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तब ये सब इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। बट मुझे लगता है, बिकॉज यू आर सेइंग इट ऑन द स्क्रीन, तो मुझे लगता है इस पे अब बहुत विश्वास होगा एस्पिरेंट्स का, एंड दे इंक्लूड दिस हैबिट, कि जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाएं। ओके।
अमित, आंसर राइटिंग के लिए क्या टिप्स दोगे एस्पिरेंट्स को कि भाई पूरा रिजल्ट अगर अपन बिल्कुल, अगर मैं क्रक्स की बात करूं, जुडिशरी के जो जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट होता है, उसमें सबसे बड़ा रूल अगर तीनों स्टेजेस में से किसी का है तो वो मेंस का है, विच इज कंप्लीटली आंसर राइटिंग। सो क्या उसके लिए टिप्स हैं आंसर राइटिंग के लिए? मैं आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज बता दूं कि कभी भी किसी भी स्टेट का या किसी भी क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कि कैसा लिखना है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट के लिए आप अपियर हो रहे हैं। और ओके। टाइम मैनेजमेंट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आंसर हम्म। राइटिंग का नो डाउट एक फॉर्मेट होना चाहिए। हम्म। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आंसर को लिखना है और हमको कंप्लीट करना है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अगेन इस चीज को रिमाइंड आपको करा दूं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एग्जाम में अपियर हुए हैं उसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, और उस क्वेश्चन की वैल्यूएशन कितनी है, कितना टाइम आपको डिवाइड करने के बाद उस क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद कितना टाइम बचता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का पेपर है, मतलब 120 मिनट्स डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास 11 से 12 मिनट ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे देना है। तो देना है। आपको मान के चलिए क्वेश्चन का लेंथ डिसाइड करना है 10 से 12 मिनट के बीच का, तो हम्म। उससे ज्यादा नहीं। उससे और ज्यादा। दूसरी चीज, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो कभी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं हो सकता किसी भी आंसर का। बट एक चीज हो सकती है कि एक जनरल फॉर्मेट ऐसा हो कि हर आंसर के चीजों को वो इंक्लूड करता हो, उस क्वेश्चन को अपने आप में कंप्लीटली आंसर कर रहा हो, या फिर कुछ टैग लगा हो क्वेश्चन के साथ तो उसको जस्टिफाई कर रहा हो। आंसर का एक जनरल फॉर्मेट होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दिया अभी अरेस्ट का, कि लास्ट में हम्म। इंटरव्यू में जब किया जाता है तो हम लोग फिर ब्लैंक हो जाते हैं कि अरेस्ट होता क्या है। सेक्शन 41 ना तो अरेस्ट होता है ना तो प्रोसीजर अरेस्ट होता है। हम्म। अरेस्ट एक डिफरेंट टर्म है, उसकी एक अलग वैल्यूएशन है जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, अगेन गो टू द बुक्स, और सबसे पहले उस चीज का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जरूर आपको पता होना चाहिए, अगर हम्म। ऐसी कोई चीज है तो। अगर वो चीज जूरिस्प्रूडेंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होती है तो जरूरत नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कनेक्ट होती है तो आपको जरूर वो चीज लिखनी चाहिए। आप 1 लाइन 2 लाइन में ब्रीफ जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का कम से कम 2 से 3 लाइन मैं जरूर देता था। मुझे जब भी बेल की बात आती थी या ऐसी कुछ भी कोई हाँ हाँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता था, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट लिबर्टी का वो आर्टिकल 21 जो उसका जेनेसिस जहां से हुई है, उस चीज को मैं जरूर रिलेट करता था। और पहला पैरा जो 3 से 4 लाइन का होता था, मैं उसमें जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट या दोनों डालता ही डालता था। वो चीज आई थिंक मुझे अच्छी लगती थी। दिस एडवाइस और इज। दूसरी चीज, हाँ। अगेन अगेन आई एम गोइंग इनटू डिटेल। फिर क्या है, आपका जो क्वेश्चन है, जो भी लॉ का प्रोविजन पूछा गया, जो सब्सटेंशियल लॉ है जो बेयर एक्ट का है, वो आपको जरूर मेंशन करना है सेक्शन विद सेक्शन। आपको वो पूरा लॉ मेंशन करना है। अगर आपको बेयर एक्ट के वर्ड्स अच्छे से याद हैं तो वर्ड टू वर्ड, अदरवाइज एक जनरल उसके इंग्रेडिएंट्स तो एटलीस्ट आपको लिखने ही लिखने हैं। और यही चीजें हैं जो आपके कॉपी को दूसरी कॉपी से अलग बनाती हैं। हम्म। आपने लॉ के प्रोविजंस को एज इट इज विद सेक्शन लिखा है, उसके या फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपने दिए हैं। हम्म। अगर इलस्ट्रेशंस हैं तो आपने इलस्ट्रेशन डाले हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद आती है एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। उस पे कुछ इंटरप्रिटेशन है, कुछ केस लॉज हैं, आपने उस केस लॉज को डालना है। एंड लास्ट में मेरा मानना है कि जो कंक्लूजन होता है, हम्म। और वो टैग जो होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछा गया, पूछा उस गया है। टैग को जस्टिफाई करना। ओके। उस टैग को, ओके। अपने आंसर को, आपने जो कुछ भी लिखा है उसको जस्टिफाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए मानना है कि ये 4 से 5 स्टेप हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। होने चाहिए। पहला, उस क्वेश्चन का जूरिस्प्रूडेंशियल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। दूसरा, लीगल प्रोविजन, उसके इंग्रेडिएंट्स। तीसरा, एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। चौथा, उसका जो है केस लॉज, अगर जैसे कुछ भी है उसमें हम्म। नया लॉ ले डाउन किया गया है, चाहे वो रिसेंट हो, चाहे वो लैंडमार्क को कोई पुराना जजमेंट हो। लास्ट में कंक्लूजन और उसका जस्टिफिकेशन आंसर का, वो हम्म। होना चाहिए आपके क्वेश्चन। ओके। ओके। काफी काफी इलेबोरेटेड, काफी डिटेल्ड और काफी अच्छा एडवाइस है ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए अबाउट आंसर राइटिंग। जैसा कि अमित ने कहा, सबसे पहले तो भाई मार्किंग का डिवीजन, क्योंकि हर स्टेट का अलग है।
हरियाणा में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, राजस्थान में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है, एमपी में पहले 8 नंबर का क्वेश्चन था, इस बार 18 क्वेश्चन कर दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहले तो आप अपनी लिमिट समझिए कि उस पर्टिकुलर उसका वेटेज कितना है, उसके हिसाब से अपनी लेंथ डिसाइड करनी है। और स्ट्रक्चर्ड आंसर, जैसी अमित ने बात कही, ये हमेशा हम लोग एस्पिरेंट से कहते हैं कि उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट या लेजिस्लेटिव इंटेंट जिसको हम कहते हैं कि किस पर्पस के साथ वो प्रोविजन आया है, उसके अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आप इस चीज को मेंशन करते हैं तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो आपको एक अलग एज देता है ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो ये चीज जरूर, इनफैक्ट जैसा अमित ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं, कोई कोई आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी उठा रहे हैं, कोई एक्ट उठा रहे हैं, उसका भी जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट या उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट अगर आप पढ़ लें, तो शायद आप वो मगिंग अप वाले पार्ट से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपने इन डेप्थ उस चीज की स्टडी कर ली है, उसको डिवाइड कर लिया है पोर्शन में, उसका पूरा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू ले लिया है। तो हम उससे दो तीन फायदे हमारे हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो रटने वाला पोर्शन काफी हद तक कम हो जाता है, उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो जो एक थोड़ा सा एस्पेक्ट होता है कि ये लॉ क्यों है, या जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है कहीं, तो वो चीज हम समझाएं, उसका ओरिजिन कहाँ से है। इस तरीके से पढ़ने में, मेरे ख्याल याद रखने में भी इट इज वेरी हेल्पफुल, और आपके आंसर को तो डेफिनेटली ये चीज थोड़ी डिफरेंट और एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर बनाती है। दिस दिस एडवाइस रियली गुड अमित, और मुझे लगता है इस from hearing it from your uh, mouth, they will all the aspirants will follow this approach. I wish that they do this, क्योंकि ये चीज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कहीं ना कहीं लैकिंग लगती है मुझे। मैं जितने भी एस्पिरेंट से मिलता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, जो भी क्वेरीज लेके आते हैं, कहीं ना कहीं एक वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जो भागने की जो दौड़ है कि बस नोटिफिकेशन है अगले 3 महीने में, मैं बस 3 महीने में प्रिपरेशन करूं और जज बन जाऊं, इस अप्रोच से मुझे लगता है, इस तुम्हारी सारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है ये विश्वास दिलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स को कि यार ऐसे नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट दैट कि बस आपने वो ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया और खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। काफी काफी डिटेल्ड इस चीज पे बात करी है हम लोगों ने कि आंसर राइटिंग में भी कितनी चीजों का एम्बिट है, कि भाई पूरा इंट्रो वाला पार्ट, फिर आपका उसके जो एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोविजन के, उसको आप करिए, उसको उसका एनालिसिस आप अपनी तरफ से लिखिए, फिर जैसा तुमने कहा एक कंक्लूडिंग रिमार्क होना चाहिए। और ये एक बात बहुत अच्छी है जो नॉर्मली एस्पिरेंट से शायद थोड़ी मिस होती है, कि हम क्वेश्चन का एक्चुअली पर्पस नहीं समझते, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम वो नहीं समझते, हम बस टॉपिक देख के अपना आंसर लिखना चालू हो जाते हैं, जो नॉर्मल कॉलेज की अप्रोच होती है कि मैंने अरेस्ट में जो पढ़ा है मैं वो लिख दूंगा, भले ही वो पूछना कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट चाह रहे हैं अरेस्ट का, बट मुझे अरेस्ट के बारे में जो आता है, जहां क्वेश्चन में देखा अरेस्ट, मैंने अपना आंसर लिख दिया। दिस शुड नॉट बी योर अप्रोच वाइल राइटिंग मेंस ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। आप उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करिए कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के किस एस्पेक्ट को पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, उस पे ध्यान देके, और जो कंक्लूडिंग रिमार्क है वो उस पे फोकस्ड होना चाहिए। तो मुझे लगता है दिस इज रियली गोना हेल्प aspirants to fetch good marks in the mains examination. अच्छा अमित, इसके अलावा एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये तो एकेडमिक बात, और जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी कन्फाइंड टू द एकेडमिक पार्ट ओनली। पढ़ना और इन सब के अलावा भी एक बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजों का रोल होता है एक गोल तक पहुंचने में, उसे अचीव करने में। एक जो बड़ा ही एलिमेंट है, एक कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर उसको हम कह सकते हैं, एक वो जो डर जिसकी तुमने पहले भी बात की थी कि फैमिली को तो वो डेफिनेटली होता है, मुझे लगता है हमें भी होता है जब भी कोई नई चीज हम स्टार्ट करते हैं, किसी चीज के लिए जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी चीज आप जब करते हैं, कहीं ना कहीं एक जहन में वो चीज होती जरूर है कि यार ये नहीं हुआ तो क्या। और ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये एक तरीके से प्रिपरेशन में तो थोड़ा सा आपको परेशान करता ही है, बट एक्चुअली एग्जाम वाले दिन, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ दिनों का ही है, प्री एक ही दिन का वो गेम है 2 से 3 घंटे का, वहां अगर परफॉर्म किया तो ठीक, अदरवाइज यू आर आउट। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है कहीं ना कहीं, या एक जो पीयर प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, जो ये थ्रू आउट प्रिपरेशन तो रहता ही रहता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे, तो हमें इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है वी वांट योर एडवाइस कि उससे कैसे ओवरकम किया जाए। देखो ये तो सबको पता है, मतलब कोई कितना भी ज्ञान दे लेना कि यार डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, और जो होता है अच्छे के लिए, जब बंदा एग्जाम देने जा रहा होता है ना एडमिट कार्ड हाथ में लेके, और उसे पता है कि पिछले 1 1.5 साल से वो सिर्फ ये प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी स्थिति कोई और समझ नहीं सकता है एक एस्पिरेंट के अलावा। तो उस समय उसे ये सब ज्ञान समझ में नहीं आता है।
तो मुझे लगता है आज अगर उस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए और उसको थ्रू आउट जर्नी कैसे ओवरकम करना है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे को लगता है उसका समाधान तो शायद ही कोई दे पाए इस दुनिया में। बट मुझे लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर कुछ टिप्स या कुछ ये एडवाइस दे दो। बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक हम लोग जितनी भी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो नेट प्रैक्टिस की बात थी। हाँ। एग्जैक्टली ग्राउंड पे जाना और वो प्रेशर फील करना, हम्म। वो बहुत अलग चीज होती है। बहुत अलग चीज है। हम लोग कितना भी पढ़ाई कर लें, कितने बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को कर लें, क्या पेपर आने वाला है, क्या चीजें हम जो याद है वो भी लिख पाएंगे कि नहीं, ऐसी हाँ। बहुत सी चीजें होती है दिमाग में रही होती हैं। वो एक ऐसा प्रेशर है। मैं तो यही कहूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस लिखने गया था तो शायद मुझे भी आइडिया नहीं था कि प्रेशर है क्या। वो लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वो मुझे वहां जाके एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आया। और हम्म। जो दो एग्जाम के बीच में गैप के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम में जाके बैठना होता है, वो चीज मुझे समझ में आई। और मैं इसलिए तो सबसे पहले तो आप लोग को यही बोलूंगा कि नितेश सर हैं जो इतने सेंसियर हैं कि इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स को एक एनवायरनमेंट देंगे। एग्जैक्टली 3 डेज, 3 डेज का, 4 डेज का जो भी मेंस की राइटिंग होती है बैक टू बैक। क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का डेमो लिया नहीं था और मुझे हम्म। नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या हालत हो जाती है। आपको जो पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल चुका होता है। डेफिनेटली। आप पहला पेपर तक एंटी लॉ का देके आ रहे हो, नेक्स्ट पेपर प्रोसीजरल लॉ का है। आपको ने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो आपको भूलना है। और उस 1 से 1.5 घंटे के गैप में आपको सिर्फ नेक्स्ट पेपर को याद रखना है। हाँ। ये बहुत बड़ा प्रेशर ये होता है। बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। और जो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यूपी की बात करूं तो मेरा हम्म। कहीं ना कहीं लॉ का जो थर्ड पेपर था, जिसमें लैंड लॉज और आईपीसी ये सारी चीजें थी, मुझे लगा वहां तक जाते जाते मैं एकदम से ब्लैंक हो रहा हूँ। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम मैंने खुद के लिए, और जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने नेक्स्ट टाइम जितने भी न्यू कमर्स थे उनको सबसे पहले ये चीज बता दी थी कि लास्ट पेपर को सबसे पहले प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वहां तक जाते जाते आपका टेम्परामेंट और आपका सारी मेमोरी आपको धोखा दे देती है। सैचुरेशन आ जाता है। तो बिल्कुल मैंने सबसे पहले अपने जूनियर्स को यही एडवाइस किया कि आप सबसे पहले जो इस पेपर की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप 2 दिन तक फ्रेश बने रह सकते हो, लेकिन तीसरे पेपर और लास्ट डे का जो पेपर होता है उस समय तक आपकी कैपेसिटी, अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं है तो आपको नहीं पता हम्म। होता है कि आप एग्जैक्टली ना तो पूरी आप नींद ले रहे होते हो, ना तो चीजें एकदम से नई नई चीजें पढ़ के नए केस लॉस नए प्रोविजन एकदम रखने होते हैं। तो उस प्रेशर का तो कोई इलाज नहीं है, वो तो इंडिविजुअल को खुद ही समझना पड़ेगा। और बेस्ट चीज यही हो सकती है कि सर आप इस चीज के लिए अगर इतने कॉशस हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको एक डेमो, एक कहीं ना कहीं एक वो हाँ। इन्वायरमेंट दीजिए कि वो मेंस से पहले प्रीलिम्स तो आसान है, 2 घंटे बैठ कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना। स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं, 2 घंटे बाद वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन डेफिनेटली मेंस इस की चीज का आंसर, तो है। ये चीज अगर सर आप करेंगे तो आई थिंक वो लोग इस चीज को पहले ही समझ पाएंगे और अपने आप प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई इसका आंसर नहीं है कि आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। डेफिनेटली। आंसर राइटिंग या टाइम मैनेजमेंट वो एक प्रोसेस है जो आपको थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन में करना है, और इनफैक्ट इसीलिए हम लोग जो स्टार्टिंग से ही जब स्टार्ट करते हैं तभी से आंसर राइटिंग और पेपर। और मुझे याद है अभी जो एमपी का लेटेस्ट मेंस हुआ था उसके पहले हमने 2 प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मॉक कराए थे। पूरे वो जो बात हमने अभी करी ना 4 पेपर की, वो एग्जैक्टली रेप्लिका उसका हमने स्टूडेंट को देके भेजा था। 2 वैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कराए थे लगातार, 2 दिन में 4 पेपर, जैसे एमपी में एक दिन में 2 पेपर होते हैं और अगले दिन फिर 2 पेपर। तो उसका एग्जैक्टली एक्सपीरियंस अगर आपने पहले कर लिया है तो वो तो डेफिनेटली हेल्पफुल है ना। एक एक आइडिया खुद के लिए लग जाता है कि किस लेवल का सैचुरेशन है। और जैसा अमित ने एक एडवाइस किया, मेरा अगला सवाल था एक्चुअली इसी से रिलेटेड कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ा ही बैक टू बैक होता है मेंस, अब रोज एग्जाम है आपका। और जैसा अमित ने कहा कि पिछला भूलना है और नए को दिमाग में लाना है, इट इज एक्चुअली टफ। वो जब आप प्रैक्टिकली वहां उतरते हैं तो समझ में आता है, विच इज एक्चुअली टफ। तो उसका रिवीजन, मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि उसके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा अमित ने उसको ऑलमोस्ट आंसर पहले ही कर दिया कि जो जो एंड के पेपर हैं उनका रिवीजन ज्यादा स्ट्रांग करो, मतलब उसको जितनी बार भी रिवाइज वाइज करना है वो पहले ही करके रख लो, उसको ज्यादा कॉन्क्रीट कर लो। और ये बात बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप मेंस देने उतरते हैं तो पहले दिन और दूसरे दिन, जो पहले दिन स्पेशली जो आपका एनर्जी लेवल होता है
वो अलग होता है। और एक दिन जब आप दिन भर लिख के आते हैं, उसके बाद आप बहुत हद तक एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। सो ये एक बहुत बेहतरीन एडवाइस मुझे लगता है अमित ने दी है कि एंड का जो पेपर है उसको पहले ज्यादा थॉरोली करके रख लो, रिवीजन भी इनफैक्ट उसका पहले से करके रख लो, तो ज्यादा ज्यादा बेहतर है वो चीज कि उसको एंड में छोड़ने की बजाय। और कुछ रिवीजन के लिए कुछ टिप्स अमित थ्रू आउट, क्योंकि प्रिपरेशन भी रिवीजन आपको करना होता है, नॉट जस्ट बिफोर एग्जाम बट थ्रू आउट प्रिपरेशन, रिवीजन का कितना रोल है और क्या उसके लिए बेहतर अप्रोच हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नई चीजों तो पढ़ते रहें, अब आप पुराना भूलते ना रहें कम से कम। हम्म। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप कभी भी आपने से किसी एक्ट को पढ़ा या उस एक्ट को आप दोबारा उठा रहे हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो अगर आप आज सीआरपीसी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपने 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लिए, कुछ सेक्शंस पढ़ लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसके आगे पढ़ो तो एक बार पीछे का आप देख जरूर लो। हम्म। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय आपको देना है, उसके बाद आप फिर एक फ्लो में आगे बढ़ो। तो ये चीज तो मैं बोलूंगा ये डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। रूटीन का पार्ट होना चाहिए। आप जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और अभी फर्स्ट टाइम उठा रहे हो, तो आपने कल जो पढ़ा था उसको आज अपने स्टडी में एक बार जरूर देख लो। और एक हम्म। टाइम के बाद जब आप नई नई चीजें, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन बीच में जरूर करते रहिए। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम चीजें जब आपके दिमाग में होती हैं तो बहुत क्लियर नहीं होती हैं। हम्म। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है मेरा। लेकिन डेफिनेटली। जितनी जितनी बार आप उस टॉपिक से गो थ्रू होते हो, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर और बेटर होती है, आपकी कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जाती है। और आई थिंक 1 या 2 बार के बाद तो फिर आप कहीं ना कहीं उसमें मास्टर हो जाते हो। फिर आपको डेफिनेटली। बहुत कम चीजें हैं जो बॉदर करती हैं उस सब्जेक्ट में। हो सकता है आप केस लॉ का नाम भूल रहे हो, लेकिन एक जनरल आपको टर्म जरूर याद रहा होगा कि नहीं, हमने इस एक्ट में ये चीज पढ़ी थी। तो हम्म। आपको जो उसका प्रोविजन है वो चीज आप बॉदर नहीं कर रही हैं। आपको कोई हम्म। बहुत छोटी चीज आप बॉदर कर रही है जिसको आप बहुत जल्दी टैकल कर सकते हैं। तो मेरा डेफिनेटली। मानना है कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्प्रिहेंसिव आइडिया उस चीज पे बहुत बेटर हो जाता है। एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है आपको। हम्म। आप नेक्स्ट डे जो कुछ भी उठाओ तो आपने प्रीवियस प्रीवियस डे पे जो भी पढ़ा है उसको एक बार देख जरूर लो। ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है आजकल, क्योंकि एक वो जो मैं बता रहा था ना अभी, जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है एस्पिरेंट्स का कि बस ये अभी मैं पास आउट हुआ हूँ, अगले 3 महीने बाद वैकेंसी है, तो बस मैं, तो जो तुमने इस पे कहा कि जब तक आप 2 या 3 बार, ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई दोराय नहीं है कि लॉ को जितनी ज्यादा बार आपने पढ़ा है उतनी अलग लेवल की क्लैरिटी हर बार आपको मिलती है। उसी सेम प्रोविजन को पढ़ के जितनी ज्यादा बार अपन पढ़ते हैं एग्जैक्टली। उतनी कुछ एक अलग क्लैरिटी आपको मिलती है। तो इतना टाइम गैप आप अपनी प्रिपरेशन में जरूर रखें। और इनफैक्ट इसका अपना एक रोल है, जितनी बार आप पढ़ते हैं, जैसे रोज का रिवीजन, आज मैंने कुछ पढ़ा, कल मुझे उसे रिवाइज करना है, और डेफिनेटली जब मैं उसे रिवाइज करता हूं तो पिछली बार से मेरी समझ थोड़ी बढ़ेगी ही। दैट इज वेरी ऑब्वियस। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे हम उसमें नए सब्जेक्ट्स ऐड करते जाते हैं तो फिर वो कनेक्शन भी बैठता जाता है, अगर आप रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं तो। जैसा अमित ने भी कहा कि डेली बेसिस पे कि आपने जो प्रीवियस पढ़ा है उसको थोड़ा एटलीस्ट अगले दिन रिवाइज करते रहिए, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ती है लॉ पे, इससे, इसमें एग्जैक्टली। कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अच्छा अमित, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक थोड़ा सा कट ऑफ होते हैं बाकी चीजों से, सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ होते हैं, और पूरा टाइम पढ़ना, लॉ पढ़ना या जीके पढ़ना बड़ी थोड़ा सा मोनोटोनस सा रूटीन और थोड़ा सा वैसा एक दिनचर्या सी बन जाती है। तो इसमें कैसे ब्रेक्स तुमने लिए, क्या ब्रेक होते थे वो, किस तरीके से अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ काफी टाइम, फिर मैं सेचुरेट हो गया, अब मुझे दोबारा अपने आप को रेडी करना है एक और सेशन के लिए, तो इन बिटवीन किस किस तरीके के ब्रेक्स, क्या एक्टिविटीज, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आई थिंक बिगनिंग में मुझे करना चाहिए था कि सेटिंग कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेटली। आपको हर हर स्टूडेंट को सबसे पहले जब वो पढ़ाई करने स्टार्ट करना शुरू करता है तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी मिनिमम किसी की 2 घंटे की भी नहीं होती, 4 घंटे की भी नहीं होती। हम्म। तो कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी जो 10 से 15 मिनट आपको कंसंट्रेट करने में लगता है जब हाँ। आप स्टार्ट करते हो स्टडी, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उसके बाद आप कितनी देर तक उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो सब्जेक्ट पे,
तो मेरा मानना है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं एक सिटिंग में 2 घंटे से ज्यादा नॉर्मली नहीं बैठता था, और मैं अपने एक टारगेट के साथ बैठता था कि मुझे ये चीज आज का मेरा टारगेट है, इस चीज को मुझे पढ़ लेना, फिर मुझे उसके आगे नहीं जाना है। हम्म। मुझे उस चीज को क्लैरिटी बिल्कुल अपनी कर लेनी है, तो एक आउटकम आना चाहिए उस सिटिंग का। तो मैं हम्म। 2 घंटे की 3 से 4 सिटिंग करता था, ओके। और हमेशा मैं कोशिश करता था कि इन बिटवीन उसके बाद मैं उस सिटिंग के बाद मैं वो सब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को समराइज कर रहा होता था हम्म। बैठ के। हम्म। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया फिर मेरा काम खत्म। तो मेरा हाँ। मानना है आप पढ़िए, फिर सोचिए। आप जब चीजों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझ रहे होते हैं, और फिर आप जब सोच रहे होते हैं तो आप अपने आप को उस चीज के ऊपर बेहतर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। और उसके बाद आप उस चीज को अगर आप नैरेट कर पाते हैं तो मतलब आपने उस चीज को समझ लिया है। हम्म। मेरा ये हम्म। बिलीव था। तो मैं जब उसके बाद जब फ्री होता था तो चीजों को एक तरीके से बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में चीजों को लिंक करता था, और कोशिश करता था कि मैं इस चीज को समझा पाऊँ। मुझे लगता था नहीं, नाउ आई एम एबल टू कि मैं इस चीज को समझा पा रहा हूँ और मैं समझ चुका हूँ इस चीज को। तो बहुत छोटे टारगेट के साथ बैठिए, कोई बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस लेके एक बार मत बैठिए। हम्म। अपनी सिटिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे की रखिए एक सिटिंग में। और पढ़ने से ज्यादा आप चीजों को सोचिए और उस चीज के ऊपर थिंकिंग करिए उस चीज पे कि आपने जो पढ़ा है एग्जैक्टली वो चीज थी क्या, ठीक है। और कैसे उसको मेमोराइज करना है। हम्म। और हम्म। दो गैप के बीच में आप सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, हम्म। ताकि वो चीज मोनोटोनस ना हो। जो अभी आपने पूछा कि मोनोटोनस चीजें हो जाती हैं, और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं लगातार लॉ नहीं पढ़ता था। मैं हम्म। कभी बीच में जीएस उठा लेता था कभी, या फिर ऐसा चीजें उठा लेता था जो फैमिली लॉ है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो बिल्कुल जो जनरल स्टडी कर रहा हूँ उससे थोड़ी सी अलग है। तो सब्जेक्ट्स आप स्विच कर सकते हैं। और बहुत जब बड़ा टारगेट लेके कि नहीं हमको 4 दिन में कोई एक्ट खत्म कर देना, कोई फायदा नहीं उस चीज का। धीरे हाँ। धीरे उस चीज पे एक टारगेट सेट करते हुए आगे बढ़िए। और मैं अपने आप को पैम्पर करने में बिलीव करता था। मुझे लगता था मैंने आज ये टारगेट अचीव कर लिया, नाउ अब मैं अपने आप को पैम्पर कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ चाय पीने, फिर बीच में हम्म। हल्का सा हम्म। वॉक लेके आ रहा हूँ, या कुछ भी जो पसंद है आप वो चीजें आप खाइए बीच में गैप में। फिर आपको एक तरीके से लगता नहीं आपने अच्छा किया, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे की सिटिंग में ये चीज कंप्लीट की है। वो छोटे सेल्फ छोटे टारगेट्स अप्रिशिएशन। जब आप अचीव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप बड़ा टारगेट अचीव कर रहे होते हैं, हाँ, माइक्रो लेवल पे अगर सोचा जाए। डेफिनेटली अपने लिए टारगेट बनाइए, उसको अचीव करिए और अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जैसा तुमने कहा कि उसके बाद अपने आप को अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। एक एक मोटिवेशन से देखो, क्योंकि प्रिपरेशन में सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने टारगेट जब अचीव करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। दैट इज दी सेल्फ मोटिवेशन जो आपको इस जर्नी में लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ओके। ओके। अच्छा, अमित, इंटरव्यू को लेके भी काफी, स्पेशली जुडिशरी में मैंने देखा है कि क्योंकि एक थोड़ा सा ये अप्रोच था कि यार मतलब कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि इंटरव्यू का बहुत रोल नहीं है, पूरा रिजल्ट मेंस पे बन जाता है। तो उसके लिए मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, उसके बारे में क्यों थॉट दूं। मतलब तुमने हमेशा ये चीज देखी है, हम लोगों ने, तुमने भी ये चीज देखी होगी हमेशा, कि इंटरव्यू को उतना इंपॉर्टेंस स्टूडेंट देते नहीं है। एक कारण उसका ये भी है कि वेटेज कम है ना। हर जगह थोड़ा वेटेज कम ही है इंटरव्यू का, बट फिर भी ठीक ठाक वेटेज है। और उसमें शायद एक थॉट प्रोसेस ये है, एक एक ओपिनियन ये है कि उससे बहुत डिफरेंस की क्रिएटर नहीं होता है इंटरव्यू, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। और इंटरव्यू स्टेज जो है, क्योंकि भाई एक अलग से प्री, एक अलग स्टेज, मेंस एक अलग स्टेज, देन देयर इज इंटरव्यू, तो उसका कुछ अपना एक पर्पस है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। सो व्हाट इज दैट पर्पस, और क्या एक्सपेक्टेशंस इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से होती हैं, और कितना उसका रोल है, उस पे क्या ओपिनियन है तुम्हारा। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा 6 से 7 इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। ओके। और मैं सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि इस स्टेज में 100 नंबर या 200 नंबर का इंटरव्यू है, इसकी वेटेज नहीं है। आप इस चीज को ये मान के चलिए आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है एलएलबी के टाइम से लेके, और इन बिटवीन जो भी कॉम्पिटिटिव आपने टाइम डिवोट हम्म। किया है, आप वहां किसी बोर्ड को कितना सेटिस्फाई करके आ पा रहे हैं, ये आपका कहीं ना कहीं सेल्फ एक अप्लॉजिंग वाली बात होती है कि आपको लगता है कि नहीं आप ये करके आए। हाँ। आपने बोर्ड को एकदम प्लीज कर दिया, सब लोग एकदम आपसे खुश हो गए थे, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया वहां पे।
तो इस चीज को मैं हमेशा ऐसे देखता था। अगर मेरा मेंस बहुत अच्छा भी होता था और इंटरव्यू में मेरा कभी ऐसा लगता था यार मैं यहाँ अटक गया, तो मुझे ये लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, मुझे इस चीज का आंसर, मुझे ये तो आता था, ये चीज मुझे बोलनी चाहिए थी, ये करके आना था। मतलब ये चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं आप दो चीज, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरव्यू को इस नजरिए से मत देखिए। आप ये सोचिए हम्म। कि यू आर अ विनर एंड यू हैव क्वालिफाइड प्री, यू हैव क्वालिफाइड मेंस एग्जामिनेशन, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, और आपको एज अ विनर वहां पे अपने आप को स्टैंप लगा के प्रूव करके आना है। पहली चीज तो ये, कभी इसको आप अंडररेट मत करिए। दूसरी चीज ये है कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये कभी भी नॉलेज टेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन नॉलेज टेस्ट इसलिए बन जाता है जुडिशरी के एग्जाम में, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपके क्वेश्चंस के जो आप आंसर देते हैं, आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, आपका जो आंसर देने का जो तरीका है, आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है, ये चीजें तो वो जज कर रहे होते हैं। प्लस कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी इनडायरेक्टली जज कर लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कितनी। और मैं डेफिनेटली। पूछूं कि अगर ये नॉलेज, मैं अगर कहूँ कि नॉलेज टेस्ट नहीं है, तो मैं ये नहीं, इस बात को कोई भी आप लोग भी एग्री नहीं करेंगे कि अगर बहुत जनरल सा क्वेश्चन लॉ का पूछा जाए और आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस चीज के लिए आप बहुत श्योर होके नहीं उस आंसर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज टेस्ट बन जाता है। क्योंकि जो जनरल है वो तो आना चाहिए आपको, और इंटरव्यू कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिए इसलिए और टफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं लॉ में बहुत ज्यादा डीप में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और लॉ के अलावा भी कुछ कई बार जो है डेविएशंस हो जाते हैं बोर्ड में, अगर आप जैसे आप आंसर कर रहे हो उस रिगार्डिंग। तो इस चीज को हमेशा ये मान के चलिए कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, दूसरा ये नॉलेज टेस्ट भी है। क्योंकि हम्म। आपको जनरल तो पता ही होना चाहिए और अच्छे से बता के ही आना है, और कहीं ना कहीं आप अपने आंसर से बोर्ड को डेविएट मत करिए, मिसलीड मत करिए। हम्म। आपकी कितनी ज्यादा ऑथेंटिक कमांड है आपकी लॉ के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर अपने, वो आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होती है। तो वो पर्सनालिटी टेस्ट भी है आपकी, और सेम टाइम वो आपका जो है नॉलेज टेस्ट भी है। ओके, ओके। अमित, रिजल्ट किसी भी चीज का, चाहे वो एक एग्जाम का या कोई भी एफर्ट आप करते हैं, जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स का नहीं होता। उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे सेक्रीफाइस, कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। मैं दोनों सेक्रीफाइसेस जानना चाहता हूँ। बिफोर योर सिलेक्शन, वाइल योर प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, और सिलेक्शन होने के बाद अब जो प्रोफेशनल लाइफ है यहाँ किस लेवल के और किस तरीके के सेक्रीफाइसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटिव लाइफ में सेक्रीफाइस की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप किसी चीज को सेक्रीफाइस मान के अपने एग्जाम और पढ़ाई के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस मत करिए। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं विलफुली कर रहे हैं, हैप्पीली कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। वो अगर पढ़ने की बात है वहां पे, उसके अलावा अदर देन स्टडी अगर कोई चीज है तो आप सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम मैनेजमेंट देखना होता है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फोन पे अगर हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं है तो दैट मीन्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस चीज को। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप छुट्टियां, कहीं घूमना, इन चीजों को आप नहीं कर सकते हो। आप इन चीजों को सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव लाइफ में हो, आप एक एजेंडा, एक गोल के साथ हो। आपका टाइम, आपका हर, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हम्म। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज जहां आपको टाइम डिवोट करना पड़े स्टडी के अलावा, उस चीज को आपको सेक्रीफाइस ही करना चाहिए और करना हम्म। पड़ता है। जब आप सिंसियर होते हो, या फिर आपके जब सर पे तलवार लटकेगी, आप एग्जाम बिल्कुल नजदीक होगा, तो कितनी भी क्लोज चीजें हो आपकी, वहां पे प्रेजेंस कितनी भी रिक्वायर्ड हो, बट आप खुद नहीं जाएंगे। नहीं वो जाएंगे। सिंसियरिटी अपने आप आ जाती है। हाँ, हाँ। और दूसरी चीज कि आपको सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्किल, फोन, ये सारी चीजें, टेलीविजन, इन चीजों को अपने पर्पस के लिए यूज करना है, ना कि इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना है। डेफिनेटली। और आफ्टर सर्विस तो मैं कहता हूँ कि जुडिशियल सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि आपको सेक्रीफाइस कुछ मायनों में तो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो एक अलोफनेस होती है, आप पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा हम्म। दिखने नहीं चाहिए। हाँ। आप ये सोचिए कि आप
फील्ड जॉब में आप नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं एक ऑफिस जॉब जॉब में हैं, आपका ऑफिस टाइम है, एक डिसिप्लिन जॉब है जिसमें कि मैं किसी को क्लेम नहीं करूंगा, कंडेम नहीं करूंगा, लेकिन इफ इट्स 10:30 यू शुड बी एट डैश, यू मस्ट बी एट डैश, और उससे पहले आप अगर 4:30 नहीं है तो आप नहीं उतर सकते हो। और आप ये सबसे डिसिप्लिन आई थिंक ये पब्लिक ऑफिस है, डेफिनेटली। विदाउट किसी को कुछ कहे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है मॉनिटरिंग होती है। आपके हम्म। सर्विस का नेचर ऐसा है कि आप चाह के भी पब्लिक लाइफ बहुत ज्यादा नहीं एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज एवरी वन इन सोसाइटी इज स्टेक होल्डर। हाँ। चाहे वो पुलिस हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आप सोशल कनेक्शंस बना रहे हो किसी से भी, एक्स वाई जेड, तो आपका काम ऐसा नहीं है कि आप सोशल रिलेशन हाँ। बनाइए, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होंगे कहीं ना कहीं, या आदमी किसी न किसी थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। तो डेफिनेटली। आपको एक बहुत अलूफ लाइफ जीनी पड़ती है। अलूफ को मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम्म। आपको बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स नहीं रखने हैं, हम्म। लेकिन आप जहां पोस्टेड हो वहां आपको मिनिमम जो हाँ। है कॉन्टेक्ट्स रखने हैं। तो और या फिर मार्केट में घूमना आना जाना करना, ये चीजें बहुत डेफिनेटली। कॉमन नहीं हो पाती हैं, बहुत आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ही है दैट यू शुड बी इम्पार्शियल, और वो तभी हो सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा सोशली इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स की। और एक जो ट्रस्ट है, एक जो रिस्पेक्ट जो आता है, वो इस ट्रस्ट से ही आता है। जुडिशरी में आज भी ट्रस्ट है इन कंपैरिजन टू एनी अदर ऑर्गन। जुडिशरी में आज भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और वहां से एक रिस्पेक्ट आती है जो आपको बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर मेंटेन करनी ही है और करनी ही चाहिए। और उसी की वजह से वो रिस्पेक्ट शायद बनी हुई है। तो आफ्टर सर्विस एग्जैक्टली, ये वो चीज तो है। साइंटिफिक मेंटेन है, उसका एक बड़ा रीजन है हाँ, कि डेफिनेटली। अलोफनेस है, वो हर कहीं आप डेफिनेटली। देखे नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो प्रिपरेशन के समय के सेक्रीफाइसेस की बात अपन कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, या उस पर बात करना चाहता हूँ कि होता यह है कि ग्रेजुएट होने के बाद एक बंदा है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन में गया है, उसके हॉस्टल के रूममेट्स, फ्रेंड्स कुछ कॉरपोरेट में चले गए हैं, दे आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। और अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अपन फेसबुक जब स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे तीन दोस्त गोवा में बैठे हैं, और मैं एक कमरे में बैठा हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे सामने एक टारगेट है, मेरे मेरे ऊपर एग्जाम है अभी। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं वाइल योर प्रिपरेशन। सो वो क्या एलिमेंट है जो आपको इसमें बनाए रखता है, या क्या ऐसी चीज, वो कौन सा एलिमेंट है जो इन सब चीजों को टॉलरेट करने की हिम्मत देता है आपको, कि एक कमरे में बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि बाकी लोग एक अलग तरीके की लाइफ, और बहुत ही नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ये उस एज, वो उस पर्टिकुलर एज में। तो ये सब कैसे मैनेज किया है अमित, और कैसे होता है ये? ये तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है आपका गोल, और आपके गोल के लिए आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, ये टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, हम्म। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप कुछ स्टेप आप उसमें आगे बढ़ जाते हो, तो धीरे धीरे फिर वो अपने आप वो चीज आने लगती है कि नहीं, ये चीज मुझे जो है डिस्ट्रैक्ट करेगी, मुझे इधर नहीं जाना है। और ये हम्म। चीज ये डिस्कशन ऐसा है कि आई थिंक ये बहुत कॉमन है। और हाँ, जैसे ही मेरा सिंपल सा आंसर है कि जैसे ही हम अपनी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन से ही उस चीज से ओवरकम करते हैं कि नहीं, इस चीज में मेरा डेफिनेटली। टाइम जाया हो रहा है, डेफिनेटली। इस चीज में मेरा जो दैट्स रियली है। गुड। मतलब जो दो चीजें तुमने बताई, अगर मैं उसको सम अप करूं, पहली चीज तो ये, सेल्फ बिलीफ, अपने गोल में बिलीफ कि जो मैं कर रहा हूं उस पर ट्रस्ट अगर आपको है, तो मेरे ख्याल वो डिस्ट्रक्शन काफी कम हो जाते हैं। अगर आपको ये विश्वास है कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं अचीव करूंगा किसी दिन, और उससे एक अलग वो विश्वास अगर मेरे अंदर है, तो शायद डिस्ट्रक्शन थोड़े कम हो जाते हैं। एक चीज तो ये, और दूसरा आपका इन्वॉल्वमेंट। अगर आप अपने काम में जो भी एट पॉइंट ऑफ टाइम आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये सब थॉट, एक चीज मैंने देखी है कि एस्पिरेंट्स जिनको ज्यादा ये थॉट आता है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक चीज है, अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं, आप उतना टाइम दे रहे हैं, उतना इन्वॉल्वमेंट आपका है, तो शायद देखो, होने तो हैं ये थॉट, तो इनएविटेबल हैं, ये सब होता तो है, बट डिग्री का फर्क हो जाता है। कि अगर आप अपने काम में उतना इन्वॉल्व हैं, आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा ये होता है कि कम हो जाता है ये डिस्ट्रैक्शन और ये थॉट। और मेरे ख्याल यही सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने आप को अपनी उस प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व कर लें कि आप इन चीजों से थोड़ा
बच सकते हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन एग्जैक्टली के लिए ऑनेस्ट आपकी हैं। बात को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। जो हाँ आपने हाँ। ऑनेस्ट वाली बात बोली है, आई थिंक अपने ये से चीज ईमानदारी। सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ ऑनेस्ट होना चाहिए, खुद के लिए ईमानदारी होनी चाहिए। किसी को शो डेफिनेटली। करने के लिए, चाहे पेरेंट्स को, चाहे किसी को भी, आपकी पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए। आपकी पढ़ाई हमेशा ऑनेस्ट होनी चाहिए, अपने खुद के लिए होनी चाहिए। सेल्फ वैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। दैट्स रियली अ गुड पॉइंट कि जो आप कर रहे हैं वो खुद के लिए होना चाहिए। अगर आप किसी को दिखाने के लिए, सोसाइटी में उसके लिए कर रहे हैं, तो शायद आपका वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने एग्जैक्टली। लिए कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो जो 200% इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो आता है। तो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी, यू शुड आस्क योर सेल्फ फर्स्ट कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी करियर ऑप्शन को या लाइफ में कुछ भी करने के लिए। मुझे लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज है जो आपको उस जर्नी में बनाए रखती है, वो पर्पस कि एग्जैक्टली। मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अच्छा अमित, सिलेक्शन के बाद काफी चेंजेस आते हैं प्रोफेशनली, तो डेफिनेटली आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की हमने कुछ हद तक तो बात करी ही कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, तो वो तो आपको करनी है। उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाते हैं तो किस तरीके के चेंजेस, क्योंकि एस्पिरेंट जब आप होते हैं तो मुझे पता है वो रूम की हालत क्या होती है अपने, ठीक है, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, मतलब सबका अपना रूटीन होता है ना, कोई रात भर पढ़ रहा है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, बहुत ही अनडिसिप्लिन टाइप की थोड़ी सी हो जाती है इन सब चीजों में, अगर आप घर में रह के नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप अलग से रह के पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में हैं या आपने, तो एक अलग, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो वो ड्रास्टिक चेंजेस कैसे, और उसके साथ अडॉप्टेबिलिटी कैसे होती है, एकदम से उस तरीके की लाइफ से आप एकदम इधर आते हैं, तो वो प्रोफेशनल लाइफ के जो चेंजेस हैं उसके बारे में कुछ बताओ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जब मैं स्टडी करता था, तो मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट स्टडी करता था। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे सोने में कभी 4-5 मॉर्निंग हो जाती थी, ये मेजोरिटी के क्योंकि साथ मैं है। रात में, हाँ, 11 11 बजे के बाद ही, मतलब मैं अच्छे से, मुझे लगता था कि वो बहुत पीस वाला टाइम होता है जिसमें अच्छी, मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप सर्विस में आप आते हो तो आप इस रूटीन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, आपको कहीं ना डेफिनेटली। कहीं वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। और आपको फिर कुछ टाइम बाद खुद समझ में आ जाता है कि आपको 12 बजे सोना है या 10 बजे सोना है, ताकि सुबह उठ के अपने काम को, क्योंकि बहुत दिन तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी रूटीन पे जो गलत है उसको चल के आप किसी टारगेट को अचीव कर लो। अगर आपको 10 बजे ऑफिस जाना है तो कहीं ना कहीं आपको 8 बजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फिर सोने का टाइम भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम्म। ये चीजें बिल्कुल नेचुरल हैं। ये टाइम के साथ जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास हो जाते हो, आप ज्वाइन कर लेते हो, तो ये चीजें फिर आपको नेचुरली हैं कि आपको नाउ आपके रिक्वायरमेंट अब ये है। आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं रही। वो उस समय ठीक था, ये इस समय ठीक है। हम्म। ये तो प्रोफेशनल लाइफ की बात हो गई कि जो चेंजेस, और जब सिलेक्शन होता है आपका, आप एक प्रेस्टिजियस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, तो पर्सनल लाइफ तो जैसे किसी ने पूरा पलट दिया है उसे उठा के। मतलब एक बेरोजगार लड़का जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो जज बन जाता है, तो वो जो पर्सनल लाइफ के चेंजेस हैं, इज्जतें मिलने लगती हैं उसके बाद। मतलब हर वो अंकल मोहल्ले के जो शायद सुना रहे थे कल तक, वो कहने लगते हैं कि अरे हमें तो पता था, हमें तो बचपन से इतना हुनर है। वो जो पर्सनल लाइफ के चेंजेस हैं, आ, वो क्या चेंजेस, कैसा एक्सपीरियंस था वो एकदम से जो दुनिया पलट जाती है ना सिलेक्शन के बाद, क्या उस तरीके का एक्सपीरियंस था? और वो एक्चुअली वो कितने टाइम तक सस्टेन करता है, क्योंकि कुछ जैसा हमने कहा था कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। तो कहीं बिल्कुल। इस उसमें तो आप नहीं कर रहे हैं, तो अगर वैसा सोच के आप कर रहे हैं कि मुझे ये उसके लिए करना है कि ये चीज चेंज हो जाए सोसाइटी में, परसेप्शन मेरा, या उसके लिए, तो वो कितने टाइम तक लास्टिंग होता है? और वो जो एकदम से जो चेंज आता है, वो क्या चेंज था तुम्हारे साथ, किस तरीके का, क्या एक्सपीरियंस था वो? इस रिगार्डिंग तो सबसे पहले मैंने, आपने जो बोला है चेंज प्रोफेशनल लाइफ, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर करना। फिर पर्सनल लाइफ का तो मैं हाँ आंसर हाँ। करूंगा। अब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी चीजें हैं कि अब आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दिल्ली में, इलाहाबाद में, एमपी में, कहीं भी, अब आपको एक पोस्टिंग मिलनी है। हम्म और आप बिल्कुल नई जगह, नई लैंग्वेज, नए लोगों के बीच में आपको जो है
एक तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाएगा, हाँ आपकी हाँ। पोस्टिंग होगी। अब आपको दो चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है आपको चीजें बहुत अच्छी लगें, हो सकता है कि एकदम से पावर और सारी चीजें मिलें और अपने आप को एज ऑफिसर फील करें। जो दूसरा एंगल है, जो मेरा एंगल था, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता था। ओके। स्टिल मैं आज भी यही कहता हूँ कि मैं गोवा में पोस्टेड होता, जहाँ की एक बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ होती है, या मैं बिहार में हूँ या मैं यूपी में होता, मेरे लिए चीजें सेम होती, क्योंकि मेरे मतलब काम का नेचर सेम है। ओके। मैं वहां भी ऑफिस आवर सेम होता, यहाँ भी ऑफिस आवर सेम होता, और मेरे लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्टेट में पोस्टेड हूँ। क्योंकि हम्म। फिर मुझे क्या है कि एक टाइम के बाद पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा आप बाहर नहीं हो सकते हो, बाहर घूमना ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो पब्लिक के बीच में। तो पहली चीज मुझे इस काम से लगा हुआ था कि जो आफ्टर बिकमिंग ए जज आप जो चीजें करते हो, आपका जो भी फंक्शन है, इस चीज के लिए मैं अवेयर था, क्योंकि मुझे ये चीजें पता थी कि आपका काम क्या होता है। दूसरा, जो पावर वाली बात होती है या फिर रिजल्ट आने के बाद जो लोगों की ओपिनियन बदलती है, तो मैं इसके लिए यही बोलूंगा कि आई वॉज नॉट अ फ्रेशर। हम्म। बहुत सी चीजें थी, थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे चीजों का, फेलियर्स का, चीजों का। तो मैंने ओपिनियंस लेनी बंद भी कर दी थी। मैं सेल्फ ही अपना जो है एनालिसिस करने में ज्यादा बिलीव करता था, किसी की ओपिनियन, क्योंकि मैंने कभी किसी की सिंपैथी भी नहीं ली। तो बहुत ज्यादा अगर तारीफें भी मिली तो मैंने उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम्म। बट जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस दौर में एंजॉय करना चाहिए। एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब आप क्योंकि रिजल्ट वाला दिन मुझे याद है, हाँ। इतने कॉल्स, इतनी चीजें, लोगों के व्हाट्सएप शेयर, फेसबुक पे शेयर, और इवन कौन कौन आपसे मोटिवेशन ले रहा है, कौन कौन आपको नोटिस कर रहा था, ये सालों तक ये चीजें होती रहती हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आपको जो है एनालिसिस कर रहे थे, कह रहे हैं ये तो बहुत मतलब काबिल, ये सारी चीजें। और वो चीजें कहीं ना कहीं आपको उस समय कोई कैरी नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके पास कोई कमीशन रिजल्ट का नहीं था। स्टैंप लगा हुआ सक्सेसफुल नहीं था। नहीं, डेफिनेट। सक्सेसफुल आप तभी होते हो जब कोई स्टेट कमीशन आपके ऊपर जो है मोहर डेफिनेटली। लगाती है। डेफिनेटली। तो ये चीजें कहीं न कहीं या तो रिजल्ट होने की वजह से, या फिर अपने आप एक नेचुरल है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये हम्म। होती है। बट मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट थी चीजें, क्योंकि मैंने कभी क्रिटिसिज्म को नहीं लिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तारीफ को भी अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। तो एक हम्म। तरीके से कहा जाए तो एक जज का स्वभाव होता है कि सम और विषम दोनों परिस्थितियों में वो हाँ एक हाँ जैसा हाँ। रहता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन मेरे ख्याल से प्रिपरेशन से ही एक मेंटल माइंडसेट में हमें आ जाना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं ये उस पीयर प्रेशर को हैंडल करने में भी हेल्प करता है, अगर आप पहले से इस थॉट पे क्लियर हैं। और वो जो हमने बात करी कि आप क्यों कोई काम कर रहे हैं, वो गोल पे जो बिलीफ है, वो अगर है तो थोड़ा सा इन चीजों से भी आप मेरे ख्याल बच सकते स्टूडेंट हैं। से मैं एक ही चीज बोलूंगा, जस्ट बी ऑनेस्ट, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप को आप हमेशा देखिए कि आप कितना सही हैं ट्रैक पे, हम्म। कितना आप एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, वो आपको प्रिपरेशन करते हुए खुद समझ में आएगा। समझ में आएगा। और कभी भी ओपिनियंस मत लीजिए, क्योंकि हम्म। ओपिनियंस आप लेंगे तो कई बार सिंपैथी भी मिलेगी, कई बार फिर ऐसा भी होगा कि कोई हो सकता है नेगेटिव कमेंट भी करे, आपको फिर वो भी लेना पड़ेगा। सिर्फ तारीफें ही नहीं मिलेंगी हर बार। हाँ, जब तारीफें डेफिनेटली। मिले तो बी हम्बल। बी बी हम्बल। हम्बल। दैट्स द की। अच्छा, हम इस स्ट्रैटेजी की अपन बात करते हैं। जैसे आज तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत लोग सुनेंगे, और तुमने भी बहुत लोगों से ओपिनियन लिया होगा, अपने सीनियर्स, मेंटर्स, सभी से सब लोग बात करते हैं। किस हद तक किसी और की स्ट्रैटेजी दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, और कितना इसमें अपनी खुद की क्राफ्टिंग होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए, जैसे कोई एक एस्पिरेंट है उसको एग्जाम क्रैक करना है, उसकी कितनी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब क्या एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी खुद के लिए बनानी चाहिए, या किसी और की स्ट्रैटेजी भी आपके काम आ सकती है, उसमें कितने मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है? तुम्हारा क्या था इस पे? मेरा ये मानना है कि मैंने मतलब बहुत लोगों के टच में था, जो लोग एग्जाम दे रहे थे हम्म या मेरे हम्म साथ अपियर हो रहे थे, हम्म। लेकिन कभी मैं ऐसी किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मेरा ये मानना था, जो चीज अगर हमें लग रहा है कि आप में लैग कर रही है, अगर आपको कहीं अच्छी मिल जाती है तो आपको ले लेनी चाहिए उस ले चीज लेनी को। चाहिए। हाँ हाँ। लेकिन आप हमेशा, ये चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। किसी की अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो चीजों को देख रहा है, अपनी हिसाब से प्रिपरेशन हम्म कर रहा है। और आपकी हमारी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो हमको उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी।
हम लोग हम्म। किसी एक जनरल उसमें डिसिप्लिन में नहीं होकर चल नहीं सकते। हो सकते। हो सकता है कि हमें किसी सब्जेक्ट में हम वीक हैं या फिर हमें ज्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज को ग्रैस्प करने में, तो एक डेली रूटीन का पूरा एक अलग सिस्टम हमारे लिए इंडिविजुअल होना चाहिए। हम्म। तो मतलब ये है कि भाई आप गाइडेंस लीजिए सबसे, लेकिन खुद की स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए क्राफ्ट करनी है, क्योंकि आप एक अलग इंसान हैं, कोई दूसरा एक अलग है, उसकी एग्जैक्टली। अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ लिमिटेशन, अपना रूटीन, जैसा हमने बात करी, कोई रात में पढ़ता है कोई दिन में, आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी क्राफ्ट आउट करनी है। हाँ, डेफिनेटली दूसरों को की बातें सुन के ये जरूर पता चलता है कि कहाँ गलतियां ज्यादा होती हैं, उनसे बचने के लिए ओपिनियन जरूरी है या गाइडेंस जरूरी है, वो आप बिल्कुल लें। लेकिन अपनी खुद की एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी ही आपको बनानी पड़ेगी, और वो मेरे ख्याल एस्पिरेंट ही खुद बना सकता है। इसमें कोई स्पून फीडिंग हो पाना बहुत मुश्किल है कि कोई और आपके लिए वो काम कर दे। ये मेरे ख्याल, क्योंकि अपने आप को आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। तो वो काम एग्जैक्टली। आप खुद ही करें तो थोड़ा बेहतर सा है। मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। जैसे कुछ लोगों का होता है कि अ, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना बना के दीवारों हम्म पे, टेबल पे हम्म। अपने कागज लगाना, वो सारी चीजें। किसी की पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो डायग्राम से चीजों को बहुत अच्छा समझता हाँ है। हाँ तो हाँ। ये चीजें इंडिविजुअल को है कि अगर वो अपनी पढ़ाई को कैसे, उसको अल्टीमेटली आउटकम तो यही है कि चीजों को समझना, अच्छे से मेमोराइज करना, अच्छे से लिख के आना, और उसको किस तरीके से वो कर सकता है ये उसका एक पर्सनल वो चीज होनी चाहिए कि अगर वो डायग्राम बना के चीजों को अच्छा समझ सकता है तो वो उस तरीके से कर ले। हाँ, तो अमित, टू सम अप दिस डिस्कशन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, कोई एक सक्सेस मंत्रा या सीक्रेट सॉस रेसिपी जो जुडिशरी एस्पिरेंट को देना चाहो, कोई एक ऐसा सक्सेस मंत्र तुम्हें जो लगता है जो स्टूडेंट्स के काम आ सके। मैं ऑलरेडी इस कन्वर्सेशन के दौरान ऐसी बहुत सी बातें निकली हैं हम लोगों के बीच में कि जस्ट बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा यही मानना है, दो चीजें कभी नहीं आपकी लाइफ में होनी चाहिए। पहला, आप कितने भी अच्छे हो जाओ, आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आप जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हो, आप एग्जाम या चीजों हम्म। को, कंप्यूटर्स को, बाकी अपने कंप्यूटर्स को अंडररेट करना स्टार्ट कर देते हो, या अपनी खुद की प्रिपरेशन आपकी फिर जो है कम होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। तो आप ये मान के चलो कि अपने आप को हमेशा एक फ्रेशर की तरह हमेशा हम्म। जो है एनर्जेटिक बना के रखिए, चीजों को सीखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप जिस रास्ते पे, जिस ट्रैक से चले हैं, आपने पास्ट में कुछ गलतियां की थी, कि हो सकता है आपको फिर से उस चीज को कंपनसेट करने के लिए पीछे देखना पड़े। तो इस हम्म। चीज में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा एज अ फ्रेशर चीजों हम्म। को सीखने वाली, जो लर्नर वाली कैपेसिटी है, वो हमेशा बना के रखनी बना चाहिए के अपनी। रखनी चाहिए। वो एबिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। हम्म तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, और जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक आप रुकिए मत। हम्म। अपने प्रिपरेशन को उसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, अपने आप को उसी तरीके से डिसिप्लिन रखिए। हम्म। ये बहुत अच्छी एडवाइस है मुझे लगता है, क्योंकि हर हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब हमें ये लगने लगता है कि यार अब तो हम हो गए, हमने तो कर लिया सब। और उस वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से आप वो हो चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आप हो चुके हैं। सो देयर इज अ थिन लाइन एग्जैक्टली। बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये बात मेरे ख्याल से एक्चुअली एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है, इस चीज को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि मैं कहीं गलत उस पे जा रहा हूं। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखिए, लेकिन कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले। और जैसा तुमने कहा, वो लर्निंग एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप जिस भी इंसान से मिलते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। लेकिन आप तभी सीख सकते हैं जब आपके अंदर वो एटीट्यूड है, वो अप्रोच आपकी है कि आई वॉन्ट टू लर्न। ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है तुम कन्वे करना चाह रहे थे। और जो वो जो डिसिप्लिन एग्जैक्टली। वाली बात है कि जब तक रिजल्ट ना मिल जाए तब तक वो कंसिस्टेंसी, एक्चुअली ये जो कंसिस्टेंसी में कमी आती है, ये उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि यार बिल्कुल। अब तो हो गया। और वही एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां आप गलती कर बैठते हैं।
सो ये बहुत ओके, मुझे लगता है अच्छी एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए कि वो डिसिप्लिन तभी रहेगा जब आप अपने आप को बहुत सेल्फ बूस्ट ना करें। एग्जैक्टली। ओके अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मुझे लगता है ये जो कॉन्वर्सेशन है जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी क्वेरीज पे हमने बात करी और जिसपे बड़ा ही ऑनेस्ट ओपिनियन तुमने दिया। थोड़ा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक ओपिनियन वो है। मुझे लगता है दिस इज गोना हेल्प ऑल दी एस्पिरेंट्स आउट देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आगे भी उम्मीद है ऐसे सेशंस हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कुछ कैंडिडेट्स को मेरी कुछ बातें सीख के उनका फ्यूचर में उस चीज को अपने सक्सेस के लिए वो काम आएगी उनके, तो मैं उस चीज के लिए बहुत खुश होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू।